हाँ आ रही है। हेलो। हाँ। श्योर। हाँ बिल्कुल। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? क्लियर है, क्लियर। हाँ ओके थैंक्स। हाँ सो मेरे बारे में बताता हूँ पहले तो। मेरा नाम ज़करिया कुरैशी है और मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है 1.5 साल के करीब। पहले तो 1 साल मैंने एज यूएक्स इंजीनियर काम किया और उसके बाद फुल फ्लेज फ्रंट एंड डेवलपर। हाँ शुरू में जब मैं हायर हुआ था तो प्योरली मेरे सीएसएस स्किल्स के लिए हायर किया गया था। और जो लास्ट जो बंदा था जो छोड़ कर गया था तो उसका उसका 5 साल का एक्सपीरियंस था इसी कंपनी में और वो डिज़ाइनर प्लस डेवलपर था। हाँ हाँ। हाँ तो जब पहले इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा, हो सकता है उससे मदद मिले आप सबको। तो उनका मतलब मैसेज आया कि भाई आपको शॉर्टलिस्ट किया है और इंटरव्यू लेना चाहते हैं। इंटरव्यू तो अच्छा गया, फिर उन्होंने एक असाइनमेंट दिया था। अब वो असाइनमेंट डिज़ाइन फोकस था और मैं था डेवलपर, मेरी कुछ समझ में आया नहीं तो मैंने ईमेल किया कि भाई ये मेरे बस का नहीं है और ये जॉब मेरे से होंगी नहीं। मैंने खुद को रिजेक्ट कर दिया था। तो हाँ तो उन्होंने फिर अच्छे से रिप्लाई दिया पोलाइट कि भाई अगर आप चाहो दोबारा कंसिडर करना तो आप मैसेज कर सकते हैं, हमको रीच आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें लगता है कि तुम कैपेबल हो ये जॉब के लिए। तो बोला ठीक है यार, अगर ऐसा है तो ये असाइनमेंट चेंज करो क्योंकि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। फिर उन्होंने एक सिंपल सा पेज दिए डैशबोर्ड और उन्होंने बोले कि इसे रिक्रिएट करके बताओ HTML CSS में। वो किया मैंने तो वो पसंद आया, फिर हायर कर लिया गया मैं। उसके बाद फिर अ, मेरा काम मोस्टली HTML और CSS से ही था यहाँ पर। हालांकि जावास्क्रिप्ट के स्किल्स थे मेरे पास पर वहाँ पर दूसरे डेवलपर्स भी थे, इसलिए मुझे पूरा मतलब एज ए यूएक्स गाय रखा गया। हाँ पर डिज़ाइन में एक्चुअल फोटोशॉप या फिग्मा ऐसा कुछ मुझे आता नहीं है। मैं डेवलपर ही हूँ मतलब, पर शुरुआत मैंने ऐसे किया था HTML CSS से तो मेरे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। हाँ। हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल। तो काफ़ी डेवलपर्स को मैंने ऐसे देखा है कि आधा अधूरा CSS सीखो और फिर जावास्क्रिप्ट में घुस जाओ। और ये चीज़ बाद में तकलीफ भी देती है, मतलब जॉब पे मैं काफ़ी डेवलपर्स एनकाउंटर करता हूँ जो सिंपल चीज़ें नहीं कर पाते, मतलब डर लगता है उनको तो CSS का नाम सुनकर ही। तो ये थोड़ी मजबूरी वाली सिचुएशन आ जाती है कि भाई फ्रंट एंड डेवलपर होकर भी ये काम नहीं कर पा रहे हैं। मेरा एक एडवाइस ये रहेगा पहला कि CSS इग्नोर नहीं करना चाहिए और मतलब वो भी डिजर्व करता है अटेंशन टाइम, क्योंकि उसके बिना तो वेब है नहीं। फ्रंट एंड में अगर आना है तो CSS भी ज़रूरी है बिल्कुल।
हाँ बिल्कुल। अच्छी होगी, आपने अच्छी तो मैं फ्रंट एंड डेवलपर कहला सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। रियल जॉब में ऐसा रहता है कि वहाँ पर एक डिज़ाइनर होता है और वो डिज़ाइन आपके हाथ में होती है, तो ज़्यादातर उसकी वैल्यूज़ आप मतलब उठा सकते हैं, अज्यूम कुछ नहीं करना होता। फॉर एग्जांपल पैडिंग हो, मार्जिन हो, फ़ॉन्ट साइज़, ये सारी चीज़ें तुम क्लिक करके देख सकते हैं। तो एक्चुअल काम जो होता है फिर बचा तो वो लेआउट का, वहाँ पर लेआउट कैसे बनाना। तो आपने पूछा भी था कि ये वेबसाइट कैसे रेप्लिकेट करना, मतलब ड्रिबल से, है ना? हाँ, तो उसके लिए देखो मैंने मतलब काफ़ी टाइम अलग अलग तरीके अपनाया, पर अभी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से मैं बताऊंगा। पहला तो एक सिंपल सा लेआउट बनाना चाहिए, मतलब जो डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट बनता है, मतलब एक एलिमेंट के नीचे दूसरा, तो मतलब नेचुरल व्यू जैसा है उस हिसाब से वो रखना चाहिए जहाँ तक हो सके। और अगर आप चाहेंगे कि भाई एक एलिमेंट इसके राइट साइड में आना चाहिए, वो नीचे आ रहा है, तब फिर आप फ्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं। या ज़्यादातर तो मैं फ्लेक्स का ही प्रेफरेंस देता हूँ क्योंकि वो सिंपल है। मतलब हाँ, मैं भी समझता हूँ, मैंने थोड़ा बहुत डिज़ाइन की, मैं समझता हूँ कि अगर आपको प्रॉपर 1D कंटेनर चाहिए होता है, प्रॉपर आपको हम्म 1D हम्म लेआउट चाहिए होता है, तो आप फ्लेक्स यूज़ करो। जब आपको पता है कि पूरा 2D लेआउट आपको डिज़ाइन है कि ऐसे ही बनना है, तब आप एडवांस हम्म। लेआउट्स में आप ग्रिड यूज़ करो, वरना फ्लेक्स से काम नहीं हाँ करेगा उसमें। हाँ बिल्कुल। पहला पहला प्रेफरेंस तो फ्लेक्स को देना चाहिए, बिल्कुल। और एडवांस के लिए फिर ग्रिड की तरफ जा सकते हैं। और अगर तीसरा ऑप्शन मतलब कोई बटन है या कोई ऐसी चीज़ है जो फ्लोट कर रही है कहीं, तो फिर पोजीशन का ऑप्शन है। हाँ, वो तो है। लेआउट के लिए पोजीशन प्रेफर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है। हाँ, और फ्लेक्स का हम भी पोजीशन यूज़ कर सकते हैं ना शायद, या नहीं कर सकते? फ्लेक्स में मतलब पोजीशन यूज़ करने मतलब मत तो ऐसे, नहीं पड़ता होगा, क्योंकि फ्लेक्स हाँ की नहीं, प्रॉपर्टीज होती है, पर बंदा वो, पोजीशन यूज़ कर सकता है। हाँ वो खुद ही सब सारा कंटेंट लेआउट करता है। वही वही वही। और उसमें फिर वो काफ़ी ऑप्शन है, मतलब ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं, एक एलिमेंट आगे पीछे कर सकते हैं, या फिर रिवर्स में कर सकते हो सब। बिल्कुल बिल्कुल। उस हिसाब से काफ़ी पावर इसमें मिल जाती। तो ऐसा समझ लो कि 70% या उससे ज़्यादा टाइम जो बनाओगे लेआउट, उसमें ये फ्लेक्स ही कवर कर लेगा। और उसमें फ्लेक्स में भी कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का यूज़ नहीं, सबसे ज़्यादा तो ये जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स का ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं तो अगर मैं इतना समझ लिए, हाँ बोलो, तुम बोलो। नहीं नहीं, आप बताओ बताओ। हाँ, तो अगर फ्लेक्स में ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ आप समझ लो, तो ज़्यादातर लेआउट आप ऑलरेडी बना सकते हो। अब फिर एडवांस्ड की तरफ अगर जाए तो इसमें काफ़ी चीज़ें आ सकती है, समझो ग्रेडियंट आ सकता है, बैकग्राउंड ग्रेडियंट, या फिर फ़िल्टर है, फ़िल्टर में काफ़ी ऑप्शंस हैं, ब्लर कर सकते हैं, बिल्कुल इन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दिमाग में याद रखना तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि बस ये पता होना चाहिए कि भाई हाँ ये मुमकिन है, हाँ, और फिर मतलब तुम टाइम से CSS में गूगल इतनी कर सारी सकते हो। प्रॉपर्टीज है ना, आप जो डिजाइनिंग में आप सोचते हो ये चीजें हो सकती है, सब वो प्रॉपर्टीज पहले से अवेलेबल है, बस आपको थोड़ा रिसर्च करनी हाँ हाँ पड़ेगी। हाँ। और एक और क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार आपको ले लेते हैं, जैसे इसमें पूछ रहा है यूज गो मोबाइल फर्स्ट डिजाइन और डेस्कटॉप फर्स्ट, ये बहुत क्वेश्चन मेरे को भी आया है हाँ कि हाँ। आप क्या प्रेफर करते हो? अ, मैं तो पर्सनली डेस्कटॉप वाला प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मतलब शुरुआत से मैंने वो मतलब ऐसा देखा कि भाई स्क्रीन छोटी बाद में आए, और क्योंकि डेवलपमेंट का काम अपना लैपटॉप पर है, सबका पीसी पर ही है, पर तो कोई डेवलप करेगा नहीं, तो नेचुरली वो स्क्रीन डेस्कटॉप के हिसाब से दिखेंगी पहली बार। वही मैं भी अपने टीम को ये रिकमेंड करता, पहले जो आप मोस्ट यूज लैपटॉप्स खरीदते हैं जैसे 1080 कोई या जो भी होती है, दूसरे तरह जैसे हाँ लैपटॉप हाँ बनाइए, फिर उसके हाँ बाद मोबाइल फर्स्ट करिए। कि देखो मोबाइल फर्स्ट में जो मेन मोबाइल्स होते हैं, जो एक पर्टिकुलर स्क्रीन साइज होता है, कि जैसे 6 5 5 से 6 इंचेस का मोबाइल था, उनमें पर्टिकुलर कंटेंट रहता है, क्योंकि ये यूजर बेस यहाँ पे ज़्यादा होता है। एक बार आपने उस हाँ यूजर बेस हाँ। को टारगेट कर लिया, उसके बाद फिर आप अलग अलग स्क्रीन को टारगेट कर सकते हैं, जिस वक्त कि आप आपको जो डिजाइनिंग डेवलपमेंट है किसके अराउंड बिजनेस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, आपको देखना पड़ेगा आपके हम्म। बिजनेस की डिमांड्स, आपका यूजर बेस कहाँ जाता है, तो आपको हाँ उसके हिसाब से बिल्कुल। प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि आपके हाँ डेस्कटॉप में यूजर ज़्यादा है या आपके मोबाइल में यूजर ज़्यादा है। बेशक हाँ। और यूनिट्स के हिसाब से आप लोग कौन सा यूनिट प्रेफर करते हैं?
मतलब पिक्सल, रैम, ईएम? वो डिपेंड करता है, वो ना मतलब मैं एक बंदा है, क्या नाम है, हाँ हाँ। अलग अलग यूज केसेस है, डिपेंड्स ऑन यूज हाँ। केस आपको क्या यूज करना है उसके मैं ज़्यादातर क्या मतलब 80% तो रैम का यूज़ करता हूँ। लिए। रैम रिलेटिव बहुत चीज़ें हैं, हाँ, और फिर ना आपको क्योंकि एक उसका। ऑनलाइन, हाँ, हाँ हाँ, बोलो। फिर ना आपको जैसे इसने व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ भी बोला है, हमें कई सारी प्रॉपर्टीज हमको हाँ दिखाई दिखनी पड़ेगी, व्यू पोर्ट के हिसाब से हमको कंटेंट भी चेंज करना पड़ता है, तो मोस्टली तो हाँ। आर ही यूज होता है। और फिर ये होता है, हाँ ये वीडियो बहुत अच्छी है, इसकी मैंने देखा था, मतलब सीएसएस यूनिट्स में अच्छा खासा देखना, तो मैं इसको बंदे सीएसएस में इसको फॉलो करता हूँ कि केविन पोवेल काफ़ी चीज़ सही हाँ बनाता है। और हाँ, एक मैं भी सी फॉलो करता हूँ उसको। हाँ, और एक ऑनलाइन टूल्स है जो एनिमेशन बहुत सही बनाता है बंदा। हम्म। तो मतलब ये दो तीन सोर्स है जो मैं फॉलो करता हूँ, मतलब सीएसएस सीखने हाँ, ये काफ़ी बढ़िया रिसोर्स है, क्योंकि ये जो बताते हैं तो काफ़ी क्वालिटी कंटेंट है इसका, केविन का। हाँ वही, इसमें मतलब दोनों प्रॉपर्टीज में बेस बता रहे जो मैंने कहीं नहीं सुन रखी है, तो वो चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती है। जैसे कैल्स करके फंक्शन मैंने पढ़ा नहीं था, मतलब फ्रंट एंड मास्टर था, पर उसमें कैलकुलेट कैसे अलग अलग चीज़ें पे हम कर सकते हैं ना चीज़ें, वो ये चीज़ बहुत प्रॉपरली बताता है, कैल को या फिर फीमेल का प्रॉपर, मतलब कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो प्रॉपरली यूज होती है। जैसे एक डॉट, एक सूर्य वाला होता है डॉट इस करके, वो दो तीन क्लासेस का कंबाइन करके इफेक्ट डाल देती है कि आपको पूरा कोड इतना लिखना पड़ेगा। फिर सीएसएस में क्या है, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होते आते नहीं थे तो फिर आप एस सी एस एस की पेपर्स यूज कर सकते हो, वो तो बात का कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत चीज़ें सीएसएस में यूज होती है। आज बार बार खराब लग रही है कि कितनी किसी करते हैं। हेलो। हाँ तो ठीक है भैया, मतलब हाँ, थैंक्स सॉरी, फॉर, मुझे नहीं लगा नहीं, मैं आवाज डिस्कनेक्ट हो ऐसी आ गया। रही शायद। ठीक है, हाँ। बढ़िया, आपका इंट्रोडक्शन अ, सही लगा। आप मतलब इंट्रोडक्शन में मूव ऑन करते हैं, आप सेशन में मतलब क्या क्या आपके प्लान्स हैं, मतलब कैसे कैसे क्या करके करो बता दीजिए। हाँ हाँ। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा था कि भाई ये कवर करूँगा, तो वो पहला तो ये कि मतलब सीखना कैसे चाहिए, कोर्स बिल्कुल बिल्कुल। और कंटेंट क्या देखना चाहिए, और मतलब कौन सी टेक्निक्स जो मेरे लिए काम आई, जो तुम ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा फिर अच्छा यूआई बनाने के लिए क्या एडवाइस देना चाहूँगा वो, और फ्रंट एंड आपने डेवलपमेंट और इसका स्कोप। और उसके बाद फिर लास्ट चीज़ मैं सारे मेंबर से क्वेश्चन पूछूंगा जो भी हो आपके। बढ़िया, तो आपने कहीं पे डॉक्स अगर बना ली तो आप शेयर कर देते हो, मतलब प्रॉपर्ली इजी रहेगा, एक आपने कोई डॉक्स में सेट लगा तो उसका लिंक बाय चैट। क्या ये जो टॉपिक्स मैंने लिस्ट किया ये? हाँ, एक फ्लो बना देगा, बता देगा मेंबर्स को कि ये चीज़ डिस्कस होगी। अच्छा, मैंने तो वैसे ही टेक्स्ट में लिखा था ये। कोई नहीं, आप टेक्स्ट यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए फाइल, हम देख लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, क्वेश्चन एक एक करके क्वेश्चन लेंगे, ये क्वेश्चन नोट कर लिया मैंने, देखते हैं। हाँ फिर भी अगर आप आंसर करना चाहते हो अभी कर दीजिए, कोई बहुत क्यूरियस हाँ। बंदा है, ये बोला विच लाइब्रेरी यूज फॉर एनिमेशन, फ्लेवर मोशन और एनीथिंग एल्स। एनिमेशन एनिमेशंस के लिए तो मैंने कोई लाइब्रेरी यूज़ नहीं किया, पर ज़्यादातर ऐसा प्रेफर करती है कि टीम में अगर कोई डिज़ाइनर है तो उससे क्या है मांग सकते हैं, क्योंकि वो काम आसान कर देता है। हाँ मैंने एक बात ये नोटिस किया कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मतलब गूगल ऐसे जो भी है, इनके बहुत सारे पेजेस रहते हैं, वेबसाइट्स। तो ये लोग इतना काम कम कर देते कि इमेजेस में डाल देते, बहुत सी चीज़ जो अपन सोचेंगे चलो भाई CSS से बनाते हैं, HTML से बनाते, तो वो लोग कुछ भी काम नहीं, वो सीधा उठाए और इमेज पूरी चिपका दिए, और देखने में कोई मालूम नहीं पड़ता कि ये कोड है या फिर इमेज है। तो मेरे हिसाब से तो काम कम हो अपना, इस वजह से इमेज का प्रेफरेंस दूंगा। लेकिन अगर सिंपल से एनिमेशन है तो वो कोड से कर ही सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मतलब इधर उधर मूव करना या जूम इन जूम आउट, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल सही, ठीक है। ये चैट के अंदर मैं पेस्ट करूँ जो टॉपिक्स मैं बोलने वाला हूँ? हाँ, आप उसको वो कर दिए, मैं पिन करने की कोशिश करूँगा, मैं चैनल हम्म, जरूर बना दूँगा। कर दिया। ठीक है।
तो अभी मैं बोलूँ या फिर आप लोग क्वेश्चंस करना चाहेंगे? नहीं, आप पहले सेशन लीजिए, इसके अराउंड क्वेश्चन तो बहुत आते रहेंगे ऐसे मेंबर्स के। पहले मैं बोलता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पढ़ूंगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड। हाँ, ओके। फ्रंट एंड डेवलपमेंट और इसका स्कोप के बारे में काफ़ी लोग इसके बारे में मिसकंसेप्शन रखते हैं कि भाई इसकी सैलरी कम होती है बैक एंड या फुल स्टैक के कंपैरिजन में। मेरे काफ़ी दोस्त ऐसे समझते, पर ये एक मिथ है भाई। अच्छा डेवलपर अगर आप बनेंगे तो फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, फुल स्टैक, सबका पे अच्छा ही रहता है। और कंपनी के हिसाब से डिपेंड करता है कि मतलब कंपनी का एवरेज पे क्या है। अगर एवरेज पे ही कम है तो सारे डेवलपर्स को कम मिलेगा, पर जो अच्छी कंपनीज है और जो स्पेसिफिक फ्रंट एंड और बैक एंड हायर करते हैं तो वहाँ पर अच्छा पे दोनों को मिलता। और जो सीनियर लेवल पे पहुँच जाते तो इनका पे सिमिलर ये बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जितने भी रोल्स हैं, तो उस हिसाब से अब इसका जो इंटरव्यू रहता वो थोड़ा ट्रेडिशनल डेवलपर से अलग रहता। मतलब ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है जिसका फोकस DSA है मेनली, उससे थोड़ा हट किया है फ्रंट एंड का। और इसकी ज़्यादा रिसोर्सेज दिखते नहीं ऑनलाइन, मतलब क्रेडिट या इधर कहीं भी भाई प्रिपेयर कैसे किया जाए। और स्पेशली जो बड़ी कंपनीज है मतलब फैंग या फिर उनके बाद जो आती है। हाँ, तो काफ़ी डिगिंग के बाद मेरा मतलब ऐसा ओपिनियन है इस बारे में कि इसमें मेजॉरिटी तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के। इसके बिना तो तुम सोच ही नहीं सकते कि फ्रंट एंड का या फिर इन जनरल वेब डेवलपमेंट का इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। कर भी लिए गलती से तो फिर काम के टाइम दिक्कत आएंगी, क्योंकि सारा काम इसमें यही रहने वाला है, यही सारी लैंग्वेजेस में। और इसे का प्रिपेयर कर सकते कि अच्छा आइडिया है, क्योंकि कुछ कंपनी फ्रंट एंड की डेवलपर या कुछ भी रहे उसके लिए भी पूछ लेती है DSA के। पर इसमें इजी से लेकर मिड लेवल तक काफ़ी रहेगा, मतलब हार्ड की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अगर एक सेकेंड, हाँ, सर मिड लेवल तक कर ले तो आप वेल इक्विप्ड हो कोई भी इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। और चीज़ें मैंने मतलब वहाँ से पढ़ा जो लोगों ने एक्चुअल इंटरव्यूज़ दिए मतलब फैंग में इधर उधर, तो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी लेजिट है, मतलब बिलीवेबल है कि हाँ भाई मेक सेंस। मतलब मैं भी अपने मेंबर्स को ये बोलता हूँ कि अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर को टारगेट कर रहे हो, आपको डेवलपमेंट साइड स्ट्रांग होनी चाहिए। DSA बहुत कम पूछते तो इजी मीडियम लेवल में पूछते हैं। हाँ बिल्कुल। आपको MC ग्राफ डेवलपर उनका काम ही वही नहीं है ना, आपका काम है डिजाइन फोकस, तो वो आपको उस चीज पे गाइड करेंगे, DSA पे गाइड नहीं करेंगे। क्योंकि बिल्कुल एक्चुअल काम होता है उस पर आपको पूछेंगे ना, आपकी नॉलेज है किसी दूसरे काम पे नहीं बनेगी, जो काम करा लेंगे आपसे। हाँ। और उसके अलावा फिर कंपनीज मतलब पहले एक डॉक्यूमेंट देती है कि भाई इंटरव्यू इस टॉपिक पर होगा, तो उसमें पता ही चल जाएगा कि DSA पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। और बड़ी कंपनीज तो टाइम भी देती है कि 1 महीना 2 महीने जो भी है प्रिपेयर करने के लिए ले सकते हैं, तो उस हिसाब से फिर स्टडी प्लान बना सकते हैं। पर मेनली अगर नंबर 1 फोकस किसी चीज़ पर हो फ्रंट एंड के लिए तो वह है जावास्क्रिप्ट से मतलब उसका कोड से लेकर API बनाने के लिए बोल सकते हैं, या फिर DSA क्वेश्चन भी अगर पूछे तो जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। अरे हाँ, ये सवाल भी एक है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई फ्रंट एंड के लिए अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो DSA कौन सी लैंग्वेज में प्रिपेयर करना, क्या मैं जावास्क्रिप्ट में दे सकता हूँ? तो ये उसका जवाब हाँ है भाई, जावास्क्रिप्ट में बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैंने काफ़ी लोगों की प्रोफाइल्स देखा जो फैंग की कंपनीज में काम करते हैं और उनका लीड कोड चेक किया, ऐसे स्पाई किया, तो उनकी लैंग्वेज जो यूज़ किए थे जावास्क्रिप्ट, और 300-400 क्वेश्चन उसमें किए। तो मेरे हिसाब से तो ये उनके लिए काम कर गया तो बिल्कुल ओके होगा ये चीज़। वो रिलेट भी करता है कि तो आपको अगर वेब डेवलपमेंट में घुसना तो आपको जावास्क्रिप्ट आनी ही चाहिए, मतलब बिल्कुल आनी चाहिए। वो चाहिए। और आपको अगर वो ये ना कि आप जिस लैंग्वेज में आपको काम करना है उस लैंग्वेज में आप अगर कोड भी लिख पा रहे हो तो बेटर रहता है कि हाँ आप हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो चीज़ मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि फ्रंट हाँ एंड लगता है कि उसको फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब चाहिए तो स्विच ना करें, जावास्क्रिप्ट में थोड़े बहुत DSA प्रॉब्लम कर ले,
बाकी हाँ जो हाँ मतलब एचडी के लिए डेवलपर है वो करे, पाइथन में करे, जावा में करे, सी प्लस में करे, वो करे। हाँ, वो तो चलेगा उधर। वही वही तो डीएसए में वैसे तो लैंग्वेज स्पेसिफिक कुछ होता नहीं है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ सामने वाला, उनको मतलब नहीं कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते तुम। वही आपकी ना अप्रोच के लिए इंटरव्यू का आपको हाँ समझ में आ गई तो वही उतना काम था। आप भले कोड ना लिख पाए, अगर इंटरव्यू को समझ में आ गई, देखो इसका अप्रोच प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन दे दिया, बाकी इसको अगर हम ट्रेन करते हैं ना तो ये सॉल्यूशन लिख देगा। हाँ उनको बस ये फील आनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो जावास्क्रिप्ट परफेक्ट लैंग्वेज अगर चाहे तो, मतलब ऐसा भी नहीं कि ज़बरदस्ती उसमें करना है। डीएसए अगर चाहो तो कोई दूसरी लैंग्वेज में भी कर सकते फ्रंट एंड के लिए, लेकिन फ्रंट एंड इंटरव्यू में जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ एक ज़रूरी चीज़ है जिसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे, और उसकी कोर के बारे में बिल्कुल सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम। और एपीआई डिज़ाइन के लिए भी हो सकता, एक एग्जांपल है 2048 का एक गेम है, तो उसका एपीआई डिज़ाइन करके बताओ ऐसे। पर ऐसी चीज़ें थोड़ा मिड सीनियर के लिए एक्सपेक्ट कर सकते, जूनियर डेवलपर या फिर उसके लिए तो नहीं आएगा ऐसा कुछ। ठीक है। सैलरी और ये सब तो मैंने बता ही दिया कि किसी और से पीछे नहीं रहती, मतलब ये कॉम्पिटिटिव है बाकी रोल्स के हिसाब से। देखो सैलरी का ऐसा होता है कि डिपेंड्स ऑन कंपनी कि आप किसी भी रोल में जाए, अगर आप इन्फोसिस में आएंगे आपको पता है कि सर्विस कंपनी कितनी कम सैलरी देगी। आप प्रोडक्ट बिल्कुल कंपनी में डिपेंड कि वो किस लेवल पे काम करे, प्रोडक्ट कंपनी तो वो काम करेगा। अगर सैलरी में को पता है ना उसका लेवल किस मतलब इम्पैक्ट यूजर इम्पैक्ट ज़्यादा है तो हाँ बिल्कुल रेवेन्यू ज़्यादा आएगा तो आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। तो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी, आपको हाँ डिफाइन नहीं करता कि आपको सैलरी कम मिलेगी मिलेगी। आप किस कंपनी में काम करो, जिस लेवल पे इम्पैक्ट कर रहे हैं वो डिसाइड करता है कि आपकी सैलरी क्या होगी। हाँ बिल्कुल। और एक सेकेंड। अब मेरे बैकग्राउंड के बारे में ये बताया नहीं कि मेरी डिग्री क्या थी। मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, बीसीए की थी, पर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, और कभी किसी ने इंटरव्यू में पूछा नहीं कि तुम्हारी डिग्री क्या है या मार्क्स कितने हैं। हाँ तो ये चीज़ें डिग्री ना मैटर नहीं करती, अगर आपके प्रॉपर स्किल्स है डिग्री डजंट हाँ मैटर। ये मैं अपने टीममेट्स को बोलता हूँ कि आप 10th पास आउट 12th पास आउट नहीं मैटर करता। आपके पास एक टास्क दिया जा रहा है, आप वो टास्क करने हम्म, में कॉन्फिडेंट है कि आपने करके दे दिया, तो वो डिग्री नहीं देखती क्योंकि उनको भाई काम से मतलब आपकी डिग्री लेके क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल। और मतलब बैचलर अगर हो तो वो वही चीज़ आपको सारी चीज़ों में आगे कर देंगी, मतलब आपको कोई ऐसा बोलेगा नहीं कि भाई हाँ इस चीज़ में स्पेसिफिक चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं। बस बैचलर है तो वो काफ़ी कंपनीज के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और वो काफ़ी है फिर। ठीक है ये। तो अब ये स्कोप के बारे में तो हो गया। अब दूसरे पॉइंट की तरफ, लर्निंग के लिए एडवाइस क्या दूँगा। तो पहले मैं जब शुरू मैंने सीखना शुरू किया तो मैं वीडियो वाले ट्यूटोरियल्स प्रेफर करता था कि भाई ये पूरा हाथ पकड़ के सिखाते हैं शुरू से लेकर आखिर तक क्या है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये हुआ कि पहली चीज़ तो ये कि जैसे वीडियो हटा फिर तो आप ऐसा कौन लगता है कि अपन लॉस्ट है। हाँ, पूरे लॉस्ट है। फिर बार बार वीडियो की वापस जाके देखो तो वो अच्छी आदत नहीं थी, तो एक तरह से अपन उसके ऊपर डिपेंड हो जा रहे थे। फिर और दूसरी बात ये भी कि जो वीडियो ट्यूटोरियल्स होते हैं और कोर्सेज होते हैं यूडेमी के, वो काफ़ी डिटेल्ड होते हैं, और उसमें स्किप क्या करना और क्या नहीं करना ये नए इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता। मतलब किसी को कुछ नहीं पता एक टॉपिक के बारे में, कोई ऐसा बंदा है जो रिएक्ट सीख रहा है पहली बार के लिए, तो वो सोचेगा सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है भाई, मैं स्किप क्यों करूँ कुछ। लेकिन हो सकता है काफ़ी चीज़ें वो ऐसी बता रहे जो रियल लाइफ में शायद कभी यूज़ ही ना करना पड़े, और अगर करना भी पड़े तो टाइम पे तुम गूगल कर ही सकते हैं। तो मेरा ये एडवाइस है कि अगर वीडियो ट्यूटोरियल्स देख भी रहे तो उससे तुम सिर्फ बेसिक्स सीख लो, और उसके बाद फिर तुम कोई प्रोजेक्ट उठाओ और प्रोजेक्ट बनाओ, और जब तुम उसमें कोई नई चीज़ एनकाउंटर करेंगे जिसके बारे में तुमने वीडियो से नहीं सीखे, तब फिर तुम गूगल करके सही तरीके से सीखेंगे। तो मतलब इससे एक्चुअल ग्रोथ होंगी, और मतलब जल्दी लर्निंग होगा। और ये मेथड मेरे लिए काफ़ी काम आया, क्योंकि मैंने रिएक्ट और व्यू दोनों इसी तरीके से सीखा।
दोनों के कोर्सेज में से बेसिक्स उठा लिए और फिर वो नोट्स ऐप जो तुम देख ही लिए। तो मेरा भी मानना है कि ना जब भी आपको मतलब आपका वीडियो से आप बिगिनर तो वीडियो से हेल्प ले सकते हो, लेकिन आप जब थोड़े कंफर्टेबल हो गए तो आपको डॉग सेलेक्ट करने की आदत बनानी चाहिए, आर्टिकल सेलेक्ट करने की आदत बनानी चाहिए, क्योंकि इन द एंड आपको ना जब भी आप टास्क आएगा कोई तो आपको उसको जरूरी नहीं आपको कोई इसको स्पेशल वीडियो बन जाएगी, इसको हम ऐसे यूज करके अपना यूज कर बना लोगे, ऐसा वर्क नहीं करता। आपको डॉक्स पढ़नी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कोड सामने का कोड लिखा क्या है उसमें, फिर आप उसको अपने यूज केस में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब चीजें ना आप प्रैक्टिस डॉग्स रीड करो जितना उतना आपको हो रहेगा। बिल्कुल। हाँ, और दूसरी चीज़ ये कि एक सोर्स के लिए पीछे नहीं रहना, मतलब सबका अपना अपना फेवरेट सोर्स हो सकता है भाई, हाँ मैं ये स्पेसिफिक कोर्स प्रेफर करता हूँ, कोई बोलेगा मैं दूसरा करता हूँ। तो पहले सारे ऑप्शंस देख लेना, सबके रेटिंग्स रिव्यू क्या है, लोगों ने जिन्होंने कंप्लीट किया तो उनका क्या कहना है सबके बारे में, और फिर पर्सनली सबको ट्राई करके देखना कि हाँ भाई ये मेरा टेस्ट है, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा प्रेफर्ड है, ये काम कर रहा है, तो फिर वो कोर्स करना। लेकिन अगर वो कोर्स में भी कुछ ऐसी टॉपिक आए जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो इट्स ओके टू गूगल, और सारे टॉपिक्स के ऊपर तो कुछ ना कुछ आर्टिकल और वीडियो मिल ही जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जिम वाला आर्टिकल मिल जाता है हाथ में जो बहुत अच्छे से समझा देता है। तो इसलिए मतलब ऐसा शायद भी नहीं करना कि भाई अगर मैं इस कोर्स से सीख रहा हूँ तो सब कुछ इसी से सीखना है, ऐसा नहीं है। तो मेनली तो उससे ही सीखना है, पर अगर कोई चीज़ उससे समझ में ना आए तो गूगल करो। बिल्कुल एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वही होता है इसको प्रॉपर टॉपिक्स पता होता है कि गूगल क्या करना है और कैसे करना है। हाँ आपकी जो गूगलिंग की स्किल है ना ये नंबर 1 स्किल बोली जाती है। आपको चीज़ आती है वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको गूगल करना आता है कि आपको देखो फंसोगे, तुमको भी नया टास्क आपको नहीं पता कैसे करना है शुरुआत में, लेकिन आपको पता है कि आप सॉल्यूशन को कैसे अप्रोच कर सकते हो। गूगल आपको किस कीवर्ड का यूज़ करोगे आपको सॉल्यूशन दिख जाए, तो वो चीज़ गूगल की स्किल भी यहाँ पे काम आती है काफ़ी। हाँ बिल्कुल, गूगल करना भी एक स्किल है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है। मतलब सही चीज़ सर्च करे तो उसके सही वाले रिजल्ट आएंगे और आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक दो हाँ क्वेश्चन और चैट में अगर आप ले सकते हैं तो जैसे एक सवाल पूछ रहा है, हाउ कैन समवन राइट ऑप्टिमाइज जेएस कोड विदाउट मच प्रैक्टिस ऑफ डीएसए, और डू दे नीड टू डू डीएसए टू राइट बेटर फ्रंट एंड कोड। हाँ एक सेकेंड, चैट में सवाल पूछ रहे मेरे लिए। अरे हाँ मैंने देखा नहीं था। हाँ कोई ना, सॉरी। हाँ आप सेशन में फोकस उसमें मैं आपको सवाल बता सकता हूँ कि हाउ, मतलब क्वेश्चन है कि कैसे एक आदमी मतलब कोई बंदा ऑप्टिमाइज जेएस कोड लिख सकता है बिना प्रैक्टिस ऑफ डीएसए, और डू दे नीड टू नो डू डीएसए टू राइट बेटर फ्रंट एंड कोड, कि डीएसए जरूरी है क्या बेटर फ्रंट एंड कोड लिखने के लिए। स्ट्रक्चर कोड के लिए हाँ डीएसए काम में आता है। मतलब पहले तो मैं डीएसए के बारे में बता दूँ कि मेरा उसमें कितना नॉलेज है, ठीक है। मैं अब तक काफ़ी टाइम से अवॉइड करता था कि भाई डीएसए ज़रूरी नहीं है फ्रंट एंड में, तो क्यों सीखो। लेकिन मेरे मतलब एक ऐसी क्वेश्चन था, मैक्सिमम सबर है, तुम लोगों ने तो सुने होंगे, मतलब काफ़ी पॉपुलर है। मैंने इसके लिए एक सॉल्यूशन लिखा काफ़ी लंबा चौड़ा, पर वो काम नहीं किया। अब इसके लिए फिर मैंने ट्राई किया कि यार ये सॉल्यूशन काम क्यों नहीं कर रहा, तो कोड असिंक्रोनस करके देखते हैं। उसके लिए मैंने अलग से प्रोमिसेस किए टॉपिक और असिंक का वेट बहुत कुछ सीखा, और एक हफ्ते के बाद मैंने पूरा असिंक वाला सॉल्यूशन बना लिया इसका। अब वो रन किया तो वो मतलब उसका आंसर सही आ रहा है, पर वो एज अ रिटर्न वैल्यू नहीं जा पा रही थी, क्योंकि प्रोमिसेस बाद में रिटर्न करती है, मतलब डायरेक्टली उनका वो वैल्यू नहीं मिलता। तो मैं एक दोस्त के पास गया, उसके काफ़ी एक्सपीरियंस है मेरे से ज़्यादा प्रोग्रामिंग में, तो मैंने उससे क्वेश्चन बताया कि भाई ये देख ऐसा ऐसा है, काफ़ी टाइम स्पेंड किया मैंने। तो उसने सिर्फ 10 मिनट के अंदर उसका एक सोल्यूशन बना के दिया जो सारे टेस्ट केसेस पास कर गया। तो मैं देखता रह गया यार क्या है ये। अब मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी है प्रोग्रामिंग में, तो ये तो थोड़ा मतलब डिसहार्टनिंग लग गया यार, इतना सीखने के बाद भी ये नहीं हो पाया अपने से, और इसने कैसे कर लिया ये। तो फिर उसने बताया कि एक पैटर्न है भाई, और मैंने हालांकि जावास्क्रिप्ट में कभी सॉल्व नहीं किया, पर
काफ़ी फेमस पैटर्न है जो मैंने दूसरी लैंग्वेज में इनकाउंटर किया था। तब से फिर मैंने बोला कि चलो यार डीएसए में कुछ तो बात है और सीखना शुरू किया। तो फिर समझ में आया कि डीएसए कितना काम की चीज़ है, मतलब भले ही अब डे टू डे यूज में ना काम पड़े उसका जावा फ्रंट एंड में, लेकिन उससे काफ़ी मदद मिलेगी ये सोचने के लिए कि भाई एफिशिएंट कोड कैसे लिखा जाए। तो डीएसए से कोड एफिशिएंसी तो बिल्कुल सुधरती है, ये बात बोलूँगा मैं। मतलब डीएस देखो आपको ना अगर वो करना है क्या तो मैं बताऊंगा कि फ्रंट एंड देखो डीएस इतना रोल नहीं रहता इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको पता नहीं अगर आपको ऑप्टिमाइज कोड लिखना है तो वो एबिलिटी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग से डेवलप होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे डेवलप होगी जब आप डीएस पे थोड़ा काम करोगे, और डीएस से जब काम करोगे आपको पता लगेगा कि देखो ये को आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन दोगे, जैसे मान लो 3 सॉल्यूशन आप दोगे, आपको पता चलेगा कि देखो ये सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज था, तो एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाता है। नेसेसरी नहीं है कि आपको डीएसए फ्रंट एंड में जरूरी है, लेकिन आप अगर कर लोगे तो आपको बेटर सॉल्यूशन लिखने में मदद करेगा। हाँ बिल्कुल। और इससे मैंने एक चीज़ ये देखा कि जिसको मतलब डीएसए की जानकारी नहीं है तो वो कैसे थोड़ा इनएफिशिएंट कोड लिख सकता, और वो दिखने में कोड लगेगा कि भाई ये तो सब सही है, इसमें क्या गलती है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जावास्क्रिप्ट का फिल्टर मेथड मालूम है आप लोग को? अरे के लिए एक मेथड है, ठीक है। उसका सिंटैक्स तो काफ़ी छोटा है, ES6 में मतलब सिंगल लाइन में लिख सकते हैं आप, लेकिन वो कर क्या रहा कि पूरे अरे पे लूप करेगा। तो अगर कोई 1 या 2 बार फिल्टर करेगा तो उसको लगेगा हाँ मैंने छोटी लाइन में लिख लिया यार, ये तो बहुत अच्छा कोड है, पर उसने 2 बार लूप कर लिया। पर अगर किसी को जानकारी होगी डीएसए की तो वो आएगा और वहाँ पर सिंगल फॉर लूप मतलब अपना वेनिला फॉर लूप चलाकर दोनों काम कर लेंगे एक इसमें, तो ये थोड़ा एफिशिएंट सॉल्यूशन होगा। तो इस हिसाब से मदद मिलेगी। मैंने मेरे खुद पुराने कोर्स जाकर देखा जहाँ पर मैं काफ़ी वाइल्ड होता था, जहाँ फिल्टर रन करो फाइंड कुछ भी रन करो बस, तो वहाँ पर अब थोड़े चेंज किया मैंने। तुमने ये पूछा ना शायद कि अगर दूसरी लैंग्वेज से जावास्क्रिप्ट में अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब कोई ट्रांजिशन हो रहा है तो कैसे करना, और मतलब डीएसए का एक्सपीरियंस है तुम्हारा वो तो पता है मुझे। जावास्क्रिप्ट का मतलब इसमें कुछ खास फ़र्क तो है नहीं, शायद टाइप्स वाइप्स नहीं रहते इसमें दूसरी लैंग्वेज में जो होते हैं, डायनामिक टाइपिंग ये वगैरह, पर बाकी जो कोर कंसेप्ट है वो तो सिमिलर ही रहने वाले हैं, बस मेथड्स बदलेंगे थोड़े बहुत। और ये मतलब इसमें अच्छी ग्रास बनाने के लिए तुम ऐसा कर सकते कि भाई एक एम्प्टी फाइल बनाओ जावास्क्रिप्ट की, और कोई भी टॉपिक उठाए, समझो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के मेथड से, या अरे है और अरे की जो इनबिल्ट मेथड है, तो ये एक एक एग्जांपल ऑब्जेक्ट या एग्जांपल अरे बनाओ, उसके ऊपर सारे ट्राई करके देखो। इससे फिर एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में समझ में आता है कि सब कैसे काम कर रहा है, और इस हिसाब से आप मतलब फैमिलियर हो सकते हैं कि हाँ भाई जावास्क्रिप्ट में ऐसे काम करता है। बाकी मैं भी ऐसी प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे मतलब कोई कॉन्सेप्ट चला था, एक एम्प्टी जावास्क्रिप्ट फाइल बना ली, उसमें रन करा लिखा, वरना क्या होगा कई सारे फंक्शन आपको पता नहीं ना कोड कैसे रन कर रहा है, तो जाओ ब्राउजर का कंसोल होता है उसमें टाइप कर दो और एंटर मार दो, कोड क्या रन कर रहा है क्या एक्सपेरिमेंट देख सकते हो। अब मान लो आपको कोई जैसे मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन था ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, अभी तो मैं कर लेता हूँ, मेरे को पहले बता देता ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज काम क्या करता है। मैंने उसको पहले तो उसको पढ़ा ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज करता है, तो मैंने आंसर गेस करने की कोशिश की, फिर आंसर गेस कर लिया मैंने कि अच्छा ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज प्रॉपर्टीज मॉडिफाई नहीं करने देता, नीचे प्रॉपर्टी मॉडिफाई करा तो मैंने पता मॉडिफाई नहीं होंगे प्रॉपर्टीज, तो फिर मैंने उसी कंसोल पूरा फंक्शन उठाया कंसोल में डाल दिया और फिर एंटर मारा, तो मैंने देखा कि क्या जो मैंने सॉल्यूशन गेस किया क्या वो ये सॉल्यूशन सही आ रहा है। ऐसे चीजें मतलब आप कंपेयर मतलब अपनी स्ट्रेटजी में ऐसे फॉलो करता था, मतलब कुछ मेरे को नए नए कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं, कोई ट्रिकी क्वेश्चन लगता है ना कि यार इसका ये ट्रिकी क्वेश्चन है ये कैसे होगा या इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो मैं ऐसे फिगर आउट करता हूँ। आपको आर्टिकल्स पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, आपको गूगल करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि फ्रंट एंड भी ऐसी फील्ड है जो बहुत वास्ट है, आपको चीज़ें नहीं पता होंगी, मोस्टली चीज़ें तो आपको सीखने पड़ेगी। कई सारे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको पता होंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट होंगे जो मेरे को पता होंगे, लेकिन कई एक न्यूबी भी आ सकता है वो हमको 2-3 प्रॉपर्टीज ऐसी बता दें जो हमने सुनी भी नहीं होंगी, तो हमको गूगल करना आना चाहिए, देखो प्रॉपर्टीज क्या है हमको यूज़ करना आना चाहिए। हाँ बराबर, फुल्ली एग्री। तो क्या क्या बोला था मैं? ठीक है, तो
नहीं, एक सेकंड, कुछ अच्छी बात याद आई थी, तुम बोल रहे थे इसमें। हाँ बताओ तो। क्या था यार? अच्छा खैर, याद आए तो मैं बता दूंगा, आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है। हाँ याद आया। यहाँ पर मतलब कोड लिखने के टाइम एक जनरल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं, एडवाइस, मेरा एडवाइस ये रहेगा कि भाई जब भी कोई कोड लिखते हैं आप, चाहे वो छोटा कोड हो या बड़ा, कोई सॉल्यूशन, कोई फंक्शन, कुछ भी हो, तो पहले अपने दिमाग में ये पता होना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन कैसे अप्रोच कर रहे हैं, वो सब दिमाग में होना चाहिए। और जितना हो सके तो पूरा कंप्लीट होने तक उसको रन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रन कर करके देखना शुरू किए तो फिर वो ट्रायल और एरर बन जाता है, और वो फिर मतलब पूरा अप्रोच बिगड़ जाता है। तो बहुत सी कंपनी मैंने सुना कि वहाँ पर आप सॉल्यूशन रन नहीं कर सकते, कि अगर रन करके देखे तो फिर वो अप्रोच ट्रायल और एरर का हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर जब तक हो सके तो पूरा फंक्शन या जो भी कोड ब्लॉक है वो लिख लो, और उसके बाद फिर रन करो। गलती हो सकती है, पर एक रन करने से पहले एक ग्लांस में आप देख सकते हैं कि भाई मतलब एक ग्लांस में आप पूरी कोड पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे जो होना चाहिए वो है या नहीं। वहाँ पर भी आप काफ़ी गलतियाँ पकड़ सकते हो, तो इससे फिर जो एरर है तो एरर काफ़ी डिग्री तक कम हो जाएगा, बिल्कुल। और आपका कोड काफ़ी इफेक्टिव रहेगा इससे। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर टिप्स एंड ट्रिक्स। और किसी कोई क्वेश्चन है तो आगे मूव ऑन करते हैं सेशन में। हाँ बिल्कुल। इसके 2 मिनट का क्वेश्चन जल्दी पूछ लो। मैं प्रीवियस कंपनी वेबसाइट। अच्छा लोगों का ये था ना क्वेश्चन, अगर आप कंफर्टेबल ले लेना कि फ्रंट एंड में स्टार्टिंग सैलरीज क्या होती हैं, और मतलब अभी मतलब वही है कि सैलरीज का बहुत मिथ है, जैसे आपने अभी ब्रेक की थी, पर है कि स्टार्टिंग सैलरी जो जाना था, जैसे मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी, मेरी 4.5 LP के आसपास, तो जाना था फ्रंट एंड में आपको स्टार्टिंग क्या मिला था पे वैसा चाहिए। अब ये चीज़ तो कंपनी पर डिपेंड करती है, पर कहीं से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप 4 से लेके 8 तक। मेरी शुरुआत की सैलरी 4 LP। हाँ देखो शुरुआत का ऐसा होता है ना, सीख दो स्टार्टिंग ही चाहिए होती है अच्छी, आप वहाँ से चीज़ सीखो, फिर आपकी स्किल्स पे आप कितना ऊपर हायर रैंक पे जा सकते हो। तो देखो और कंपनी मैटर करता है कि आपने कंपनी के इंटरव्यू से आपके कनेक्शन अच्छे हैं, आपने रेफरल अच्छे से दे रहे हैं, तो पैकेज बहुत चीज़ों में मैटर करता है, कि आपका लक में मैटर करता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। और जो आप कंपनी में जा रहे हो कि देखो एक कंपनी जो आपसे सेम लेवल पे काम करेगी, ऐसे भी केसेस मैंने देख रखे हैं, एक कंपनी जो आपसे मतलब अच्छे लेवल कंपनी, अच्छी प्रोडक्ट कंपनी, वो काम एक फ्रंट एंड डेवलपर से कम करा रही है, और एक बंदा है जो फ्रंट एंड डेवलपर अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन पैकेज का डिफरेंस आता है काफ़ी। तो ये चीज़ ना मैं बता कि मार्केट डिमांड्स और काफ़ी जो रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है, और कंपनी का साइज और किस लेवल पे इम्पैक्ट हो रहा है उसी पे डेवलप कर रहा है। तो पैकेज इज जस्ट एन, अपनी स्किल्स पर फोकस करो, पहले स्किल डेवलप करो, बाकी पैकेज तो लग जाएगा। कि देखो अगर तुम स्किल डेवलप हो गए तो जो सैलरी है दीज आर जस्ट नंबर्स यार, तुम स्किल्ड हो तो तुम उस कंपनी में इंटरव्यू देकर अपना निकाल सकते हो, तुम्हारा फ्रेंड जिस कंपनी में हुआ वो तुमको रेफर करेगा, आराम से तुम सेम कंपनी में जा सकते हो, जैसे मेरा और वंश का यही हुआ था। अच्छा। ऐसी चीज़ें होती हैं। हाँ हाँ सही बात है। और शुरुआत के लिए तो ये लर्निंग ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सैलरी से, और उसके अलावा जो एक्सपीरियंस तुम्हारी प्रोफाइल पे काउंट होगा वो काफ़ी मदद करेगा। मान लो 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस आ गया तो उससे काफ़ी दरवाजे खुल सकते हैं आगे की जॉब्स के लिए, क्योंकि मिनिमम एक्सपीरियंस वो 1-2 साल ऐसे ही रखते हैं बहुत सी जॉब्स वाले। हाँ मतलब वो कहते हैं ना कि आपको देखो इंडस्ट्री में ना एक स्टूडेंट लेवल पे आप अलग चीज़ पे काम करते हो, एक प्रोफेशनल लेवल पे आपको अलग चीज़ पे काम करते हो, कि आपको इंडस्ट्री में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है, कि जैसे आपको प्रॉपर कोई कोड अच्छे से लिखना, क्लीन कोड लिखना, प्रॉपर टेस्ट करना कोड को, प्रॉपर आपको इंडस्ट्री में प्रेशर कैसे होता है वो हैंडल करना होता है। आप स्टूडेंट लाइफ में क्या आपको काम देना, आपको साइड बनानी है, आप 1 महीना ले लो 2 महीना ले लो, पर वहाँ ऐसे काम नहीं होता। आपको अगर टाइम लिमिट दी, टाइमलाइन दी, आपको इसमें ये चीज़ें डिलीवर करनी है तो आपको डिलीवर करनी ही पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। सब चीज़ें मैनेज करना, तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इसलिए मैटर करता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो स्टूडेंट लाइफ में आप मतलब नहीं सीख सकते, मतलब सीख सकते हो कि अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसे मिले, पर बहुत रेयर केस होता है। हाँ ये अच्छा पॉइंट था कि अपन टेक्निकल स्किल्स तो खुद से सीख ही सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जॉब करने के बाद ही समझ में आती है, जैसे कि कंपनी का प्रोसेस कैसा रहता, मतलब टास्क कैसे असाइन किए जाते, डेडलाइन कैसे हैंडल की जाती, और
मीटिंग्स कैसे अटेंड करते, मतलब ये सारी चीज़ें, और सीनियर डेवलपर से कैसे अप्रोच करना अगर प्रॉब्लम आया तो वही ये सारी चीज़ें ये काफ़ी काम आती है। और इसके जो शुरुआत की जॉब है तो यही फोकस रहना चाहिए कि भाई मैं जितना हो सके उतना सीख लूँ, और अगली स्टेप के लिए मेरा ये प्रिपरेशन है फ़िलहाल, और मतलब ये मेन चीज़ नहीं है पहली जॉब। हाँ, मैं भी अपने मेंबर को यही बोलूँगा, देखो हमेशा अपने आप को ना, तुम कितना स्किल्ड हो जाओ, अपने आप को हमेशा लर्निंग फेज में रखा करो कि मेरे को आगे से कुछ चीज़ सीखनी है, क्योंकि तुम स्किल्स आर जस्ट लाइक एन आर्सेनल, मतलब वेपन इन योर आर्सेनल। तुम पे जितने ज़्यादा वेपन्स होंगे तुम उतने ज़्यादा टारगेट अचीव कर पाओगे, टारगेट रीच कर पाओगे, बिल्कुल। उतना तुम प्रॉपर बार्गेन कर पाओगे कि देखो मेरे को ये चीज़ें आती हैं। और देखो एक रूल होता है पर्टिकुलर, उसका एक एग्जाम, जैसे एग्जाम का सिलेबस होता है, देखो ये एग्जाम में पैटर्न क्वेश्चन होंगे, तो वैसे एक रूल्स होता है, रूल्स पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा था कि ये चीज़ हम पूछे हैं, तो वो पहले तो आपको वो क्राइटेरिया फिट करना चाहिए क्या, अगर आपको जॉब चाहिए फिर आप जितनी एक्स्ट्रा स्किल्स कर लेके आओगे तो उस लेवल पे आप बार्गेनिंग कर सकते हो। देखो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये है, हमको इतनी स्किल्स पता है तो हम इस रेंज में बार्गेन कर सकते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी के पास है कि एस डी अगर उसको हायर करना है तो 15 to 30 का, मतलब 15 to 20 एलपी का बजट है उसके पास, उनको पता है कि 15 में हायर करना है मिनिमम और 20 में मैक्सिमम जा सकते हैं। तो फिर आप पे भी वो पहले तो आपको 15 में ऑफर करेंगे, वो चाहते हैं कि आप नेगोशिएट करें अपने स्किल्स के बेसिस पे, तो आप पे स्किल्स होंगे तो आप उसको 15 को 18 या 20 भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेगोशिएशन स्किल। तो एक ही स्किल्स पर फोकस ना करो, मल्टीपल स्किल्स डेवलप करो अपने अंदर। हाँ, ये नेगोशिएशन का भी अच्छा पॉइंट है कि मतलब ज़्यादातर मैंने यही सुना है कि कंपनीज ज़्यादा ऑफर कर सकती है अगर आप बोले तो, लेकिन कैंडिडेट्स डर जाते हैं कि भाई अगर मैं कैंडिडेट्स सोचते हैं कि यार ये कंपनी से ऑफर मिल रहा है, ले ले चल इसको, पहला ऑफर है अच्छा है तो देख ले लो। हाँ, पर हमेशा वो कम करके बोलते हैं उनके बजट के हिसाब से। हाँ, वो सिंपल सी बात है ना कि आप किसी बार्गेनिंग स्टोर में आओगे तो आप प्राइस का आप वो पहले आपको साइड हाई प्राइस ही बोलेगा अगर आपको लेना होगा। वैसे ही आप अगर बोलोगे आपको किसी चीज़ करनी तो आप लो प्राइस ही तो बोलोगे। तो वही जहाँ पे वो ना सप्लाई एंड डिमांड मिल जाती है कि आपको पता कि हमको ये चीज़ सप्लाई करनी है, उनको पता आपको ये चीज़ डिमांड करनी है, तो वो जहाँ पे मिलेगा तो वहाँ पे आपका पैकेज डिसाइड हो जाएगा। हाँ बराबर है। और रेक्रूटर, हाँ रेक्रूटर भी हैप्पी होता है कि नेगोशिएट कर रहा है, उसको पता है कि इसको अपनी मार्केट वैल्यू पता है, ये सेंसिबल बंदा है, ये रिस्पॉन्सिबल बंदा है, ये काम कर जाएगा। जब आप ये स्किल्स दिखाते हो तो रिक्रूटर मतलब ठीक ही बोलता है कि हाँ चलो सही बंदा आ रहा है टीम में। और खुद पर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रखना चाहिए। ये चीज़ मैंने थोड़ा लेट सीखा कि पहली चीज़ तो जॉब लगने की पहले काफ़ी लोग और मैं मिला के इसमें ये सोचते कि भाई अभी मैं तैयारी नहीं जॉब करने के लिए, और काफ़ी टाइम ऐसी मतलब हाई बार सेट करके रखती कि जब मैं ये सीख लूँगा तो तब मैं रेडी रहूँगा जॉब के लिए, पर ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। और बार आप सरप्राइज हो सकती है कि आप इतनी जल्दी तैयार है मतलब जॉब के लिए। तो अगर कोई ऐसा है कि भाई हाँ मैं जॉब करना चाहता हूँ और मतलब प्रिपरेशन है ठीक ठाक, लेकिन ये मतलब डाउट्स है कि भाई क्या पता मैं क्लियर कर पाऊँगा या नहीं इंटरव्यू, तो इसके लिए इतना कुछ सोचना नहीं, और मेरे हिसाब से तो अप्लाई करके देखना, मतलब फर्स्ट सब मालूम पड़ जाएगा कि। और अगर इंटरव्यू तुम जो गलत हो, मतलब जहाँ पर तुम इंटरव्यू में रिजेक्ट हो, तो वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है तुम्हारे लिए जो आगे काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तो आदमी अपनी गलतियों से सीखता है कि कहाँ गलती की, फिर आगे उसके लिए प्रिपेयर करता है बेटर। तो ये चीज़ से शायद नहीं करना चाहिए, और जितना हो सके तो अप्लाई करके देखना, और अप्लाई करने की तो पैसे लगते नहीं, बिल्कुल करो। हाँ, ये भी एक चीज़ है। अभी क्वेश्चन पूछेंगे फिर कुछ और बोलूँगा। ठीक है, आप इन्फॉर्म कर लो, बाकी सब क्वेश्चन हम उठाते रहेंगे बाद में। क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत सफिशिएंट हो गया अच्छा से। देख लेते क्वेश्चंस के फिर। यहाँ से मैं लेफ्ट पैन सॉरी जो पैनल है यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के जवाब दूँ, मतलब ये सारे क्वेश्चन जो रखे हैं, फिर कुछ और टॉपिक पर बोलूँ पहले। नहीं, आप क्वेश्चन मैं बता दूंगा, अभी क्वेश्चन हो गए मेरे ख्याल से बहुत सारे। अब आप अलग टॉपिक्स जो आप प्लान करके आए वो बहुत अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है।
उसने तो मैं कवर कर चुका जो प्लान करके आया था। अच्छी डिज़ाइन का बताया कि नहीं, चलो। हाँ, उसके बारे में एक चीज़ ये याद रखो कि जब रियल जॉब पे जाएंगे आप तो वहाँ पर डिज़ाइन की चिंता नहीं है, क्योंकि मतलब एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर आपके साथ होगा और डिज़ाइन उसको हैंडल करना है। और सारी जो भी वैल्यूज़ रहती है जैसे कि पैडिंग, फ़ॉन्ट, ये सारी चीज़ें आप रेडीमेड वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो ये आपको मतलब खुद से सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन पर्सनल प्रोजेक्ट के अंदर जब खुद से बनाना होता है, डिज़ाइन सोचना होता है, तो वो थोड़ा मुश्किल रहता है डेवलपर्स के लिए। बिल्कुल। तो और वही चीज़ पे हम थोड़ा फोकस करना, जैसे कोशर शो में इनिशिएटिव लिया जो आपको भी दिख रहा होगा फंडामेंटल्स मतलब, तो वो हम हाँ, थोड़ा हाँ, बहुत इंडस्ट्रियल लेवल से काम होता है, वो चीज़ सोच रही है, मतलब टीम में डेवलप हो जाए धीरे धीरे। हाँ। थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएंगे चीज़ें। अच्छी डिज़ाइन के लिए मेरी टिप्स तो मतलब सिंपल ही है जो आपके काम आ सकती है। पहली चीज़ तो कंसिस्टेंसी रखना डिज़ाइन के अंदर, मतलब एक साइड में 4 पिक्सल की पैडिंग और दूसरी साइड में 6, तो ये ठीक नहीं दिखेगा। तो ज़्यादातर ऐसे प्रेफर करना है कि भाई दोनों साइड्स की इक्वल पैडिंग हो, मार्जिन हो, और फ़ॉन्ट साइज़, मतलब जितनी भी कैलकुलेशन है इन जनरल, तो एक अच्छा रूल ये है, रूल ऑफ थंब, कि किसी नंबर का मल्टीपल हो, मतलब हाँ वो पता यूज़ करना फोर का। वन शॉट हाँ, हम काम कर रहे हैं, तो वन शॉट हम ये भी इसी बात में एक सेशन और लेने वाले हैं, या तो आपसे करवा लेंगे, हम दोनों ले लेंगे कि एक कांस्टेंट फाइल बनती है जहाँ पे ना वो वैल्यूज लिखी रहती है कि देखो ये वैल्यूज यहाँ पे इसकी है, जैसे बटन, जैसे सीरीज में होता है बूस्टर में बटन लार्ज, फिर लार्ज 2x, फिर स्मॉल 1x, स्मॉल 2x, तो हाँ, ऐसे करके वहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू डिफाइंड रहेगी कि दो मोस्ट हाँ, यूज वैल्यू होंगी ना आपकी डिजाइन फाइल में, वो वहाँ पे डिफाइंड रहेंगी, हमको खाली क्लासेस बदलनी होंगी, हाँ, बदलने या कुछ वेरिएबल्स बदलने पड़ेंगे, तो ये हम हाँ, ये सब चीज़ें करेंगे। हाँ, ये चीज़ें काफ़ी काम आती है, और मतलब रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही यूज़ होता है इन सब का। वही वो। मतलब रेडीमेड सब कुछ बनाया होता है, और रेयरली तुम कभी खुद से कुछ नया डिफाइन करो, क्योंकि पहले से ये सब बेस क्लासेस रेडी होती है बटन के लिए या जो भी कंपोनेंट है उसके लिए। और दूसरी चीज़ ये भी कि मतलब कोई डिज़ाइन देखकर ऐसा ओवरवेलमिंग लगता है कि भाई ये कैसे बनाऊंगा मैं डिज़ाइन, और गलत चीज़ें, मतलब गलत प्रॉपर्टीज चूज़ कर लेते हैं काफ़ी बिगिनर्स, मतलब जहाँ पर लेआउट बनाने की पोजीशन का यूज़ कर लेंगे, या फिर काफ़ी मुश्किल वाली सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं जो चीज़ आसान है उसके लिए। तो ये पता करना कि मैं कहाँ पर क्या चूज़ करना चाहिए। तो जहाँ तक हो सके CSS के अंदर तो वो नेचुरल फ्लो जो है, मतलब डॉक्यूमेंट का जो नेचुरल फ्लो है, नेचुरल लेआउट है, वैसा चलने देना चाहिए तब तक जब तक आपको मतलब एक्सप्लिसिटली कोई चीज़ उठाकर उससे अलग रखना है। मतलब कोई एलिमेंट एक के नीचे एक आ रहा है लेकिन आपको बाजू में रखना है, तब फिर आप दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, मतलब फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखें तो फिर मतलब इससे मदद मिलती है। हमारे प्लान भी ऐसे ना कि मतलब अभी हम थोड़ा अपने आप प्लान करते हैं, हम 5 मिनट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी एसएमएस चल रहा है जब सोच रहे तो हम फंडामेंटल डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे, एक यूआई यूएक्स डिजाइन पॉइंट बड़ा अच्छा है, जैसे जावास्क्रिप्ट हम्म, ओपन करेंगे तो जावास्क्रिप्ट में फिर हम सोच रहे हैं कि हम ओपन सोर्स का, जैसे अभी अक्टूबर आएगा ना, तो अक्टूबर अराउंड अक्टूबर फैशन होता है, तो हम सोच रहे अच्छा, हाँ, कंट्रीब्यूशन हम डालें ओपन सोर्स में, जैसे एक एनपीएम पैकेज मैंने बना रखा है, हम उस एनपीएम पैकेज को ना एक क्लाइंट्स है कि डैश के कॉपी है, कोई यूटिलिटी लाइब्रेरी का कॉपी बना दे जिसमें हमें 30 से 40 डेवलपर एक्टिवली कंट्रीब्यूट करेंगे, लाइब्रेरी अच्छी बिल्ड है, जैसे मैंने अभी खाली एक फंक्शन लिख के डाल दी मैंने पहले, उसे पीक टाइम पे 120 डाउनलोड्स आ गए, मेरे को नहीं पता कैसे आ गए, तो ये सिंगल डेवलपर पे इतना डाउनलोड्स है, तो सोचो जब 30 डेवलपर मिलकर अच्छे से काम करेंगे तो वो लाइब्रेरी हम्म, कितनी रीच होगी, और फिर रेज्यूमे में आपको डालना रहेगा कि आपने कंट्रीब्यूट किया है एक ओपन सोर्स पैकेज पे जो हमने स्क्रैच से बिल्ड किया, तो उसकी एक अलग वैल्यू होती है। हाँ, बिल्कुल, फिर रेज्यूमे के लिए हमने 2-3 प्लान्स और करेंगे, जैसे एक पोर्टफोलियो वेबसाइट की रहेगी, प्लस ग्रुप प्रोजेक्ट जो बनेंगे, स्मॉल स्मॉल तो हर कोई बनेगा, फिर एक होता है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट जिसमें 30 से 40 डेवलपर लिख के काम करेंगे, और बन पाए तो पॉसिबल हो तो सही रहेगा, वरना इंडिविजुअल टीम से 15 डेवलपर्स के 2 प्रोजेक्ट बना लेंगे हम, जिसमें हम दिखा देंगे कि 3 प्रोजेक्ट्स ये इन जिन चीज़ों पर हमने काम करेंगे, तो हमारे 5 हम्म, महीने का goal है कि हम ये चीज़ अचीव करेंगे। डीएसए में तो हमने जो बोला था वो अचीव कर दिया है, फ्रंट एंड हम सोच रहे हैं कि हाँ, इस मूवी में हाँ, हम तुम्हारे 5 मैसेज आते रहते हैं, मैं मतलब देखता रहता हूँ।
तो तुम्हारा काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन है पूरा टीम का हाँ लर्निंग के टीम का लिए। काफी सही चल रहा है अभी तो फिलहाल। हम यही चाह रहे हैं कि आगे भी ऐसे चलता रहे तो बेटर रहेगा। हाँ, वो लिंक बनी रही तो फिर वो कंपटीशन का भी सेंस रहता तो उससे ज़्यादा अच्छी लर्निंग होती। बिल्कुल अकेले में रहे तो कभी बोर हो गया तो चलो यार आज नहीं करता हूँ वैसा। हाँ, कुछ बोल रहा था यार मैं फिर से भूल गया। हाँ आराम से कलेक्ट कर लीजिए कुछ हाँ हाँ ठीक। हाँ 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 याद आया। HTML सीमेंटिक्स के बारे में। मतलब HTML अंदर तो कुछ ज़्यादा सीखने वाली चीज़ है नहीं, मतलब बेसिक्स है, टैग्स होते हैं उसमें और टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं और ये सीख ले तो उसमें कुछ डिटेल्ड है नहीं कि भाई ये इसका कॉम्बिनेशन बना के कुछ अलग ही बन जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ का ख्याल ये रखना चाहिए कि जो HTML लैंग्वेज के सीमेंटिक्स है तो ज़्यादातर जितना हो सके तो उसका फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम कोई हेडिंग दे रहे हैं तो वहाँ पर H1 या H1 से लेके H6 के जो टैग्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसा है कि ज़्यादातर चीज़ें आप CSS का यूज़ करके दिखा सकते हो। मतलब मैं डिव का यूज़ करके वहाँ पे उसकी हेडिंग बना सकता हूँ या चाहूँ तो मैं बैकग्राउंड में देके उसकी इमेज बना सकता हूँ, सेक्शन बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ HTML के सीमेंटिक्स के रूल फॉलो नहीं करती और इसका नुकसान, पहला नुकसान सबसे मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो तो SEO में इसको मार खाएगा ये, क्योंकि ये मतलब सर्च रिजल्ट में इसका ज़्यादा वो नहीं रहेगा, मतलब ज़्यादा नहीं रहेगा, मतलब आप समझ रहे हैं। समझिए तो वो ये एल्गोरिथम ट्रैक करता है ना कि प्रॉपर आपने प्रॉपर टैग्स यूज किए नहीं किए तो ऐसे में उससे रैंक गिरा देगा। तो आपकी साइट की अगर रैंकिंग बिल्कुल बढ़े तो उस पर यूजर क्लिक्स नहीं तो बिजनेस ट्रैक नहीं करेगा। तो ये चीज़ सारी रिलेटेड रहती है। हाँ, तो ये चीज़ इस वजह से HTML सीमेंटिक्स इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये भी कि सामने कोई नया डेवलपर है जिसको आपकी कोड के बारे में नहीं मालूम तो उसके लिए पढ़ना समझना मुश्किल रहेगा, यार यहाँ हो क्या रहा है। अब जगह डिव दिख रहा है तो डिव की खिचड़ी क्या है, इसलिए थोड़ा क्लियर वो ना ये कर पॉइंट लिया। अपन डिस्कशन किया था कि सेमेंटिक टैग्स और नॉन सेमेंटिक टैग्स क्यों इंपॉर्टेंट रहता है कि हाँ बहुत यूज करते होता है। और फिर ना आपको अगर सीरियसली लिखना तो एक BM मेथोडोलॉजी होती है वो आपको फॉलो करनी चाहिए। मतलब अगर आप बिगिनर हो तो क्योंकि आपको ना मतलब थोड़ा मतलब रहता है कि आइडिया है कि देखो क्लासेस कैसे लिखनी है, प्रॉपर क्लासेस का कोड भी देखो। आप रैंडम क्लास देखिए कि अच्छा ये है आर्ट क्लास, फिर आगे आर्ट डिजाइन क्लास, ऐसे वगैरह नहीं बता सकते चार क्लास। तो एक बिल्कुल। प्रॉपर मेथोडोलॉजी होती है, एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स होता है ना कि डिजाइन पैटर्न समझ लो इनको कि एक डिजाइनिंग के पैटर्न बना के आपको अगर क्लासेस डिजाइन करनी है तो ऐसे डिजाइन करो क्यों इसमें बेटर कोड आप लिख पाओगे। दिस विल हेल्प यू इन राइटिंग बेटर कोड एंड टू राइट क्लीनर कोड कि कोई सामने वाला बंदा आए तो उसको मेंटेन कर पाएगा बाद में। बिल्कुल हाँ। और दूसरा फ़ायदा इससे ये भी मिलेगा कि अगर आपके कोड में से कोई कंपोनेंट समझ लो बटन है, उसको अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं इनटू अ सेपरेट कंपोनेंट तो वो भी आसानी से कर सकेंगे आप। और एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना कि जितना भी HTML कोड लिखेंगे HTML CSS तो ट्राई टू मेक इट रीयूजेबल, मतलब जितना हो सके। तो इसको अगर तुम्हें कभी फ्यूचर में एक्सट्रैक्ट करना पड़े और इसका सेपरेट कंपोनेंट बनाना पड़े तब वो आसानी से तुम कर सको इस हिसाब से बनाना। वही ना दो चार प्रिंसिपल जैसे ट्राई हो गया और एक दो और थे कि डू नॉट रिपीट योरसेल्फ कि अगर आपने हाँ नोट किया कि आप उसको रिपीट ना करना पड़े ज़्यादा कि बिल्कुल। आपने मान लो कि आपको कोई फंक्शन का लॉजिक आपने लिख रखा है कि वो फंक्शन का लॉजिक बार बार यूज हो रहा है तो आप वो कोड को एक्स्ट्रा करके एक फंक्शन ही बना दोगे कि वो हाँ बिल्कुल। रीयूज होता रहे ना कि आपको बार बार वही चीज़ कोड कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। क्योंकि फिर ना इसके लिए काफ़ी सारे टूल्स आते हैं जैसे लिंटिंग टूल्स आते हैं जब वो बताते हैं कि कोड आपका मल्टीपल लाइन में नहीं यूज हो रहा है तो आप क्या इसको अलग से फंक्शन बनाते हैं। तो ये चीज़ आपको ऐसे बिगिनर पता नहीं जब आप इंडस्ट्री में कर रहे हो तो ये सब चीज़ें टूल्स होती हैं ये चीज़ परफॉर्मेंस और ये सब चीज़ें मॉनिटर करती हैं। तो धीरे हाँ धीरे वो सब बिल्कुल। चीज़ें होंगी आपको पता चलेगा धीरे धीरे मतलब सबको पता चलेगा धीरे धीरे। तो वही है कि अभी बिगिनर पे फोकस आप अपनी स्किल्स पे करो, बाकी चीज़ें हम बता देंगे कैसे कैसे क्या मैट्रिसेस पे फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। भले ही अभी छोटे मोटे ऐप्स जो बनाएंगे हम पर्सनल उसमें बहुत ज़्यादा नोटिसेबल फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ये चीज़ों से, लेकिन अभी हम फ़र्क पड़ने के लिए नहीं करेंगे ये सब।
ये अभी हम सिर्फ आदत बना ली के लिए कि भाई जब एक्चुअली मैटर करेगा, मतलब तुम बड़ी कंपनीज के प्रोडक्शन कोड जब लिखेंगे तब ये छोटी चीज़ें भी बड़ा इफेक्ट कर सकती है। तो अगर अभी से आदत रहेंगी ये सब चीज़ों के लिए तो बाद के लिए अच्छा रहेगा वो। और HTML में भी काफ़ी बार मैं ऐसे देखता हूँ कि भाई एलिमेंट्स के लिए रैपर डिव बहुत डालते हैं लोग, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो मतलब जो एलिमेंट अगर ऐसा लग रहा है कि भाई यार इसकी क्लास में नीचे अंदर वाले एलिमेंट पर डाल सकता हूँ और सेम इफेक्ट बन जाएगा, तो फिर वो बाहर के रैपर एलिमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो निकाल के फेंक सकते हैं। तो जितना कोड कम हो और जितना कम रिपीट करना पड़े अपने आप को, तो वो बेहतर कोड माना जाएगा। अच्छा, कुछ का एक क्वेश्चन है कि आप सास और अगर लाइब्रेरी यूज करते हैं टेलविन और बूटस्ट्रैप इन डेली जॉब में? हाँ, सास का तो बिल्कुल है यहाँ पे यूज़, क्योंकि हज़ारों लाइन के CSS कोड है, वो मल्टीपल फाइल्स में डिवाइडेड है। तो सास का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि मतलब अगर आपको कोड लिखना है आ गया, क्योंकि सास में मतलब एक तरह से देखो एज ए डेवलपर तुम क्या करते हो, डेवलपर का काम होता है एक UI UX एक्सपीरियंस है, पूरा डेवलपर एक्सपीरियंस है, बहुत बार बता रखा है। डेवलपर एक्सपीरियंस आप जितना ज़्यादा इजी करोगे क्या होगा, इस फ्रेमवर्क को जैसे काफ़ी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में आप नेटिवली डेवलप कर सकते हो, लेकिन वो नहीं हो पाती, वो बहुत लेंथी हो जाएगा और बहुत बगी होता है। तो इसलिए हम उसके ऊपर टाइपस्क्रिप्ट रिएक्ट यूज़ करते हैं। तो वैसे ही CSS के ऊपर सास के यूज़ करोगे वो कुछ एडवांस फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है जो CSS में नहीं है अभी। तो हाँ वो डेवलपर एक्सपीरियंस तो वो बढ़ाता है। तो आप कोई भी चीज़ अगर आपका कुछ चीज़ बढ़ाती है, एक्सपीरियंस डेवलपर एक्सपीरियंस बढ़ाती है और ईजी टू कोड है, तो वो आप जरूर करिए। हाँ, तो साइज जो है तो ये CSS प्री प्रोसेसर के अंदर सबसे पॉपुलर चॉइस भी है, तो ये सीखना बिल्कुल एक प्रो है मेरे हिसाब से। और इसके अलावा हाँ बोलो। मतलब ये कि आपको एक एज देगा कि आपको बेस, तो मैंने बताया कि देखो बेस आपको तो जो सिलेबस के हिसाब से तैयारी वो तो आपको करनी है, पर आप साथ में सीख रहे हो तो आपको एक अलग से एज देगा कि देखो ये चीज़ें भी हमको आती है। हमारे आर्सेनल में एक और रैपर है कि हमको साथ भी यूज़ करना आता है, जो हमारे डेवलपर एक्सपीरियंस बढ़ा रहा है। जो सैस बोले और टेलविंड बूटस्ट्रैप ये जो चीज़ें, इनमें दोनों में थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा मतलब काफ़ी फ़र्क है। जो सैस है और लेस है तो ये चीज़ें, ये एक तरह का प्री प्रोसेसर और मतलब इसमें रेडीमेड कोड कुछ नहीं मिलने वाला। वहीं पर जो बूटस्ट्रैप है और टेलविंड है तो ये एक लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी में रेडीमेड कोड और कंपोनेंट ये सब मिल सकता है आपको। और मेरा पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि जो अपना कस्टम कोड है CSS से लिखा हुआ, तो ये ज़्यादा बेटर है किसी लाइब्रेरी का यूज़ करने से। पर अगर कंपनी में कोई फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है तो वो यूज़ करना ही पड़ेगा, उसके खिलाफ जा नहीं सकते। पर जो पर्सनल प्रोजेक्ट है उसके लिए मैं तो ये बोलूँगा कि भाई अपना CSS वही लिखो और बूटस्ट्रैप जैसी चीज़ें अवॉइड करो, क्योंकि ये जो है तो इसका अगर तुम एक कंपोनेंट भी यूज़ करेंगे तो लाइब्रेरी तो पूरी की पूरी लोड होंगी और उसका काफ़ी सारा जो कोड है वो वाया जाएगा। और उसके अलावा फिर इसमें काफ़ी चीज़ें रीसेट भी करनी होती है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट से ये बहुत सी स्टाइल्स अप्लाई कर देते हैं एलिमेंट्स के ऊपर, फिर उसका काम नहीं पड़ता है तो फिर वो रिमूव करने के लिए फिर हम रीसेट करना पड़ता है। तो वो एक्स्ट्रा कोड और वो काफ़ी थोड़ा मतलब अनोइंग भी है, और काम आसान करने की बजाय कभी कभी काम बढ़ जाता है। तो इस वजह से जो मॉडर्न CSS है, जिस टाइम ये बूटस्ट्रैप और ये सब पॉपुलैरिटी गेन कर रहे थे उस टाइम CSS इतना पावरफुल नहीं हुआ करता था, तो डेवलपर्स रेडीली जो अवेलेबल थी ये चॉइसेस तो ये उठा लेते थे। लेकिन अब रिसेंट ईयर्स में जो CSS ये काफ़ी पावरफुल हो चुका है, तो मतलब हमारा कस्टम कोड लिख के हम काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ये लाइब्रेरी जहाँ तक हो सके तो अवॉइड करना बेहतर है मेरे हिसाब से। और मतलब ये था कि CSS 3 जब तक नहीं आया तब तक क्योंकि हम पे रिस्पॉन्सिव लेआउट्स के डिजाइन में तो लोग बूटस्ट्रैप इसलिए बना रहे थे कि वो टेबल लेआउट पे फोकस करके मतलब आपको एक क्लासेस प्रोवाइड कर रहे थे कि आप रिस्पॉन्सिव लेआउट यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन जैसे CSS फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड आया, हाँ अभी फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड तो काफ़ी नेक्स्ट लेवल पर लेके चले गए, मतलब इससे हम कॉम्प्लेक्स लेआउट बना सकते हैं। तो फिर अब वो बूटस्ट्रैप की जो भी कंपोनेंट्स है तो वो उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। वही ना कि आपको ना एक मतलब आपको पता हो कि आपको अगर नेटिवली कोड
स्क्रैच से सीखना तो आप कैसे करोगे, कि वो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कोई अगर बड़ा चीज़ है, बड़ा टास्क है, आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मतलब कैमरा एक्सेस करना, तो आप उसका कोड स्क्रैच से क्यों करोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप उसका लाइब्रेरी यूज़ कर दो। लेकिन आपको पता जो चीज़ें सिंपल सिंपल डिप्लॉयमेंट है, तो आप स्क्रैच से लिखोगे तो आपको वर्क करेंगे, आपको नॉलेज गेन करेगी। देखो अगर इन फ्यूचर आपको कोई लाइब्रेरी यूज़ नहीं करनी है, कंपनी मना कर देगी, देखो ये लाइब्रेरी में बिल्ड साइज बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमको यूज़ नहीं करनी लाइब्रेरी, तो आपको पता नहीं कि आप उसका ऐसी चीज़ें कैसे लिख सकते हैं। आपको बटन बनाना है, मतलब ऐसे हाईलाइटेड बटन, वो आप कैसे बनाओगे, मतलब एनिमेशन का, तो वो चीज़ें स्क्रैच से पढ़ने में ये फ़ायदा रहता है। हाँ ये चीज़ अगर जो डीएस वाले को रिलेट करना है कि मान लो प्रायोरिटी की होती है, डायरेक्ट डेटा सेशन हमको दे दिया, मान लो इंटरव्यू ने पूछे प्रायोरिटी इंप्लीमेंट करके दिखा, तो तुमको अंदर इंप्लीमेंटेशन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना, कि ये क्वेश्चन हाँ बिल्कुल। जो ज़्यादातर लोग जो बूटस्ट्रैप और ऐसी लाइब्रेरीज प्रेफर करते हैं, तो आप एक बार ये चीज़ नोटिस करें कि उनका CSS बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो उनके लिए वो अलग पर्सपेक्टिव से देखती है, अरे हाँ यार ये रेडीमेड चीज़ें उठा लो। लेकिन जिसको अगर CSS आता है तो उसको मतलब वो लगेगा कि यार मैं इतना बल्कि कोड क्यों उठा रहा हूँ, मतलब क्यों, जब मैं खुद इसको काफ़ी एफिशिएंट, कैसे कर सकता हूँ, हाँ आसानी से लिख सकता हूँ और उससे ज़्यादा बेहतर दिखा सकता हूँ। इसलिए CSS जो मतलब वेनिला CSS है वो ज़्यादा बेहतर है कोई भी लाइब्रेरी से। लेकिन अगर कंपनी यूज़ कर रही है तो वो तो करना ही पड़ेगा, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। हाँ मैं देखो ये होता है, देखो कुछ होता है कि तुमको एनवायरमेंट की हर चीज़ सीखनी पड़ती है, होता है कि तुम्हारी इंडिविजुअल स्किल्स है, कि तुम्हारे कंपनी सजेस्ट करो ना कि ये चीज़ को देखो, उनको बस बताओ कि हम इसको परफॉर्मेंस मैट्रिक्स इसके 1% कम करेंगे तो आपके सर्वर की कॉस्ट बचेगी, इतनी चीज़ें होंगी, तो उनको पॉजिटिव चीज़ें दिखाओ, मैट्रिक्स दिखाओ कि ये करने से आपकी कॉस्ट बचेगी, तो क्यों नहीं कॉस्ट बचाना चाहेगा कंपनी वाले। अगर आपने हाँ अगर आपने बिल्कुल। अगर आपने बोला है कि कोड में जैसे फिल्टर मेथड है कि ये फिल्टर करता है कोड, फिर हम इससे ऑप्टिमाइज कोड लिख सकते हैं, क्योंकि पता डाटा सॉर्टेड आ रहा है या कुछ आ रहा है, हम लॉगिन में कुछ करके मतलब सॉर्ट कर सकते हैं, तो कंपनी चाहेगी करना, क्योंकि देखो तुम्हारे एक ऑपरेशन में मान लो कंपनी के बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन हो रही है, वो एंड हाँ यार ट्रांजेक्शन लोगे तो वो 1 बिलियन चलेगा, लेकिन अगर तुमने वही लॉगिन में कर दिया तो समझ लो 1 बिलियन ऑपरेशन है, हाँ लॉगिन में कितने शॉर्ट होंगे, तो सर्वर कॉस्ट बचेगी, काफ़ी चीज़ें बचेगी। तो ये हाँ सब चीज़ अगर आप किसी पॉपुलर डेवलपर रेज्यूमे देखो तो वो लिखता है कि मैंने सर्वर की कॉस्ट बचाई है, मैंने 1% कोड ऑप्टिमाइज किया, मैंने 2% कोड ऑप्टिमाइज किया, और वो बिल्कुल। चीज़ें वर्क करती है। ये जो मैटर होता है ना, नंबर्स गेम, नंबर्स गेम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रेज्यूमे में हाँ एक्सप्रेस हाँ करने सही बात है। ये क्वांटिफाई जो करते हैं नंबर्स, तो ये काफ़ी वेट होल्ड करता है मतलब, बिल्कुल। और ये रियलिस्टिक भी है कि भाई मतलब इसने क्या किया ये क्लियरली बता पा रहा है। और तो हाँ फिर आपने ना उसको अराउंड क्वेश्चन ही पूछेंगे, जैसे आपने लिखा कि 2% ऑप्टिमाइज किया, तो अब होता है ना, देखो रेज्यूमे में आपका रेज्यूमे आपकी पूरी प्रोफाइल डिफाइन करता है कि आपको आपको अगर इंटरव्यूअर्स के साथ खेलना है ना, अब उनके अपनी प्रोफाइल में चीज़ें डालो कि जिसके साथ वो अराउंड क्वेश्चन कर सके, कि आप अपना इंटरव्यू है ना इंटरव्यूअर से करवा सकते हो कि मेरे को ऐसा इंटरव्यू देना, तो ये मेरा रेज्यूमे, आप इसके अराउंड क्वेश्चन पूछिए। वो भी एक स्किल्स होती है कि आप रेज्यूमे आप इंटरव्यू को ये चीज़ें बताओ कि जिसके अराउंड आपको क्वेश्चन पूछना है। आपने अगर कुछ अलग से टॉपिक बता दिया जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं, तो आपको उसी के अराउंड क्वेश्चन करने लग जाएगा, तो उसको हाँ ये डाइवर्ट भी करो, अच्छा पॉइंट है। उसके अटेंशन हाँ डाइवर्ट करो कि जो इंटरव्यू ना तुम्हारे हाथ में होता है, तुम कैसा इंटरव्यू दिलवाना चाहते हो इंटरव्यूअर से, ये डिफाइन बहुत अच्छा करो। पॉइंट है यार, हाँ कि मतलब इंटरव्यूअर के सामने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखना कि भाई इसमें से पूछो जो पूछना है। प्रोजेक्ट्स भी अगर कोई लिस्ट करना है तो उस बारे में जो तुम अच्छे से समझा सको पूरा। बिल्कुल। देखो बेसिक स्किल्स तो उनको पता है कि सब कैंडिडेट्स लेके आएंगे, तो उनको देखो हाँ आप किस फील्ड में एज हो, मतलब किसी का यूआई यूएक्स डिजाइन अच्छा, तो बताओ मेरा यूआई यूएक्स डिजाइन अच्छा है। कोई बोले कि मैंने किसी प्रीवियस कंपनी में काम किया था, उनका पेज लोड टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा था, उनका 4 सेकंड आ रहा था, मैंने उसको कम किया 1.1 सेकंड, तो ये मैट्रिक है भाई, ये दिखाओ। बिल्कुल। वो डिस्कस करना चाहेंगे इसके अराउंड कि आपने कैसे कम किया, तो समझ रहे हो, आपका जो आधा घंटा टाइम है इंटरव्यू का टाइम, वो इसके अराउंड रिवॉल्व हो जाए, तो आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट के अराउंड अपने क्वेश्चन करवा रहे हो, वीक पॉइंट्स क्वेश्चन लेंगे ही नहीं आपसे। आप पे भी स्किल्स है बिल्कुल। कि आप पे स्किल्स है कि आप कैसे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट के अराउंड इंटरव्यू रिवॉल्व करवा सकते हैं। हाँ, और ऐसी चीज़ें डिस्कस करने से फिर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि भाई हाँ मैं सब बता पा रहा हूँ, और इंटरव्यू की बात नोटिस करता है कि हाँ यार ये इसमें है कुछ बात। और अगर सिर्फ इंटरव्यू के जवाब ही देंगे, मतलब उसने कुछ पूछा तभी कुछ बता रहे हैं और फिर चुप हो रहे हैं, तो उसका अच्छा इंप्रेशन भी नहीं रहता। और अगर खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि भाई हाँ मैंने ऐसे ऐसे किया, ये तो ये एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस ही देगा। और उन
भले ना आप प्रॉपर सोल्यूशन नहीं पाओ, पर वो तो कहेगा बंदा ट्राई कर रहा है। हाँ, ये सही बात है। कि देखो उनको ये चाहिए कि बंदा एफर्ट मार रहा है, उनको ये दिखना चाहिए कि बंदा एफर्ट मार रहा है और सॉल्यूशन तक कुछ हद तक पहुंच गया है। और बाकी उनको पता है कि देखो बिगिनर है, फ्रेशर है, तो उतनी चीज एक्सपेक्ट नहीं करते पूरा कोड लिख के दिखा दूं। वो बस एक्सपेक्ट करते हैं क्या है बंदे को अगर सॉल्यूशन प्रॉब्लम दी गई तो क्या सॉल्यूशन सोच पा रहा है, बाकी सॉल्यूशन तो हम करवा देंगे, वो पता है क्लीनिंग करवा के। बिल्कुल। और अगर सॉल्यूशन कोई चीज़ का एक बार मिल जाए तो इसका ये मतलब है कि इसने पहले सॉल्व कर चुका है ये चीज़ तो। हाँ लेकिन रियल लाइफ में मतलब जो तुम्हारा रोज का काम होगा उसमें हमेशा हर चीज़ ऐसी नहीं होगी जो तुम पहले कर चुके। तो वो आइडियली ऐसा सिनेरियो देखते जहाँ पर तुम ऐसी चीज़ के अक्रॉस आओ जो तुमने पहले कभी नहीं किया, फिर वो थॉट प्रोसेस देखते कि यार ये इसको कैसे उसका चल पाता है। क्योंकि देखो जो तुम पहले नहीं की ना, तो उसमें काफी चीजें चेक हो जाता है, तुम्हारा स्ट्रगल दिख जाता, तुम्हारा तुम प्रेशर मेंटेलिटी कैसे देख हैंडल कर पा रहे हो वो भी दिख जाता। तो अगर मान लो बिल्कुल। बहुत टॉप लेवल की पे, जो मेरे को बहुत सारे इंटरव्यूअर्स ने बता भी रखे काफी, कि मान लो तुम पे कोई लीड का क्वेश्चन आ भी रहा है जो तुमने पहले सॉल्व करा है, डीएसए राउंड्स का बता रहा हूँ, तो उसको ऐसे दिखाओ कि मैंने सॉल्व ही नहीं किया। उसको सबसे पहले वैसे अप्रोच दिखाओ जो मतलब हार्ड, वो ना ब्रूट फोर्स अप्रोच, वो दिखाओ, फिर धीरे धीरे उसको ऑप्टिमाइज करो, क्योंकि तुमको सॉल्यूशन पता है लेकिन इंटरव्यू को दिखाओ जैसे तुमको सॉल्यूशन नहीं आता। तो ये भी एक स्किल है अपने आप में कि तुम कैसे मतलब इंटरव्यू हैक कर पा रहे हो, अपने अराउंड इन्वॉल्व कर पा रहे बिल्कुल। काफ़ी कुछ पॉइंट्स है यार इस बारे में तो। हो। वही पर दूसरे लोगों के सारे एक्सपीरियंसेस ऑनलाइन मिल जाएंगे और आप पढ़ के इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो बिल्कुल। और मैं तभी बोलता हूँ देखो इंटरव्यू एक्सपीरियंस सीखना, बुक रीडिंग सीख करने की आदत एक स्किल होनी चाहिए, क्योंकि देखो वो बंदा जो अपने 4 साल में एक्सपीरियंस है वो आपको एक आर्टिकल में 2-3 आर्टिकल में बता देगा वो चीज़। तो वो आप सीख के ना अपने आप की उसकी लाइफ एक्सपीरियंस, उसके इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप चीज़ें सीख सकते हो, अपने में इंप्लीमेंट कर सकते हो, ऐसी चीज़ें बिल्कुल। आप वो करोगे। अभी तो हर चीज़ के लिए आप कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, इंटरव्यू के सारे प्रोसेस सब कुछ। तो हम इस सबका फ़ायदा उठा सकते हैं मतलब आज के ज़माने में तो। वही कि आज के टाइम ना इतनी प्रॉपर रिसोर्सेज, अगर आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, आपको 6 मंथ टू 1 ईयर का टारगेट होता है, आपने प्रॉपर लर्निंग के लिए आप उसमें चीज़ अचीव कर सकते हैं। कि देखो रिसोर्सेज बहुत अच्छी है, बस आपको स्टार्ट करने की दूर ऐसा करने की वो है, और कंसिस्टेंट रहना अपने एफर्ट मारने में, कि बैक हाँ डाउन नहीं बिल्कुल। करना है एफर्ट करने में, बस आप कंसिस्टेंट एफर्ट मारिए और आपको रिजल्ट दिखेंगे 6 मंथ या 1 साल के बाद। हाँ ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन जल्दी पूछ लो, सेशन तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। थैंक्स। नहीं, टाइम है अभी, आज तो ऑफ ही है। तो आप मतलब कब तक का सेशन लेने का प्लान कर रहे हो? मेरे तो जितने पॉइंट्स मैं सोच के आया था वो कवर कर ही चुका। अब बस आप लोग के क्वेश्चंस होंगे तो वो आंसर करते फिर रैप अप। मतलब कुछ ये बोल रहा है कि वेब ऐप की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं? वेब ऐप की परफॉर्मेंस के लिए देखो, पहला पॉइंट तो ये कि सबसे पहली चीज़ ये नोटिस करना कहीं पे रिडंडेंट कोड है कि जहाँ आप जो रिमूव कर सकते हैं क्या। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि मतलब पहला अप्रोच तो ये होना चाहिए कि जब शुरू में अपन स्क्रैच से कोड लिख रहे हैं या ऐप बना रहे हैं तो तभी अपन ऑप्टिमाइज कोड, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की तरफ जाएं। ऐसा नहीं कि पहले कैसा भी कोड लिखो बाद में ऑप्टिमाइज करूँगा, कि वैसा नहीं। मतलब पहले से ही अगर सही कोड लिखेंगे तो आपके लिए बाद में काम कम होगा। और ये जितने सारे भी पॉइंट्स है कि मतलब सिमेंटिक एचटीएमएल लिखना चाहिए और सीएसएस में भी कोड सिंपल रखना चाहिए, तो ये चीज़ें फिर पहले ही आपके ऐप को काफ़ी ऑप्टिमाइज बनाएंगे आप काफ़ी डिग्री तक। उसके बाद फिर आप अगर एक पूरा ऐप बन गया उसके बाद फिर आप ये देख सकते हैं कि भाई कौन सा मेथड में इम्प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या इम्प्रूव कर सकता है, कोई लॉजिक इससे बेहतर है क्या, ये सारी चीज़ें। और फिर आपके ना एक बंडलिंग टूल्स आता है कि आप बंडलिंग टूल्स को कौन से यूज करें। जैसे आप मोस्ट पॉपुलर में वेबपैक चल रहा है, फिर स्नोपैक चल रहा है, लेकिन अभी चल रहा है पॉपुलर वाइड इज बेस्ट, हाँ मतलब जो उसका हाँ आपको ना टेक्नोलॉजी में पता होना चाहिए कि मतलब टेक स्टैक में क्या क्या नई चीजें आ रही है, क्या हम इसे परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। और वाइड किसको मतलब अंदर का यूज कर रहा है, वो ईएस बिल्ड यूज कर रहा है बिल्ड करने के लिए। ईएस बिल्ड की बिल्कुल। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आप चेक करोगे तो पता चलेगा कि वो वे फास्ट है कंपेयर टू वेबपैक एंड वो चीजें। तो ये सब चीजें ना हाँ काफी चीजें जो काफी स्मॉल स्मॉल डिसीजन होती है, ये परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लाती हैं धीरे धीरे। बिल्कुल।
और फिर ना कई सारे टूल्स होते हैं जो वेब ऐप के परफॉर्मेंस बताते हैं, जैसे लाइट हाउस हो गया, काफ़ी चीज़ें और भी कुछ टूल्स होते हैं। तो वो आपको ना सजेशन भी दे देते हैं नीचे कि आप ये चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं, कि आपके कोड में ये चीज़ें हैं, अब यहाँ पे ये रिडंडेंट कोड है इसको हटाओ, या यहाँ पे ये कोड कुछ शुरू करना है मेडिशन इंटेंट है या कुछ भी है इसको हटाओ, कि ऐसी प्रैक्टिस बता देगा कि यहाँ पे क्यों गलत आ रही है, वो पूरा रिव्यू कर देता है। तो ऐसा टूल्स यूज़ करना भी आना चाहिए थोड़ा बहुत, अगर आपको हाँ वेबसाइट परफॉर्मेंस में अगर बात डिस्कस करते हैं हाँ बिल्कुल। तो। और एक और क्वेश्चन है, और सिस्टम डिजाइन फॉर फ्रेशर एज एन फ्रंट एंड, अब इसके बाद देख रहे हैं कि क्या जरूरी है सिस्टम डिजाइन फॉर फ्रेशर एज एन फ्रंट एंड की, या फिर इसको मतलब बाद में पूछाता है। फ्रेशर्स के लिए तो सिस्टम डिज़ाइन का नहीं पूछते, फ्रंट एंड में नहीं पूछते, नहीं। ये सारी चीज़ें मतलब मिड सीनियर और उसके ऊपर वाली लेवल्स के लिए पूछी जाती वो है। बोलता कि तुम डिपेंड्स ऑन कंपनी तुम क्या टारगेट करोगे। पहले फ्रेशर को नहीं पूछता, लेकिन अगर तुम चाह रहे हो ना तुम टॉप ऑर्डर बेस्ड कंपनी में काम करो, तो हल्का फुल्का लोग पूछ रहे थे कि जैसे मान लो एक फीडबैक सिस्टम डिजाइन करना, तो कैसे करोगे। हाँ इसका नाम है तुम कोड नहीं करवाएंगे, बस आइडिया ले लेंगे कि क्या इस बंदे को आता है, मतलब हमने कोई रिक्वायरमेंट दी तो क्या ये सोच पा रहा है कि इसको मतलब कैसे अप्रोच करेगा। हाँ क्योंकि आप बिल्कुल। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चेक करते हो। तो मैं बोलता हूँ ना, डीएसए खाली वो बोला जाता है तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जितनी स्ट्रांग है, चाहे तुम डीएसए करो ना करो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी स्ट्रांग है तो वो चीज़ वर्क आउट करेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी स्ट्रांग करना सबसे बेस होता है कि आप डीएसए कर लो थोड़ा बहुत। बिल्कुल। और सिस्टम डिज़ाइन के ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैंने देखा तो वो थे एपीआई के अराउंड, हाँ मतलब एपीआई कंज्यूम कैसे करना। मतलब फ्रेशर्स के लिए तो वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई कॉम्प्लेक्स एपीआई बना कर ही बता दो, पर ऐसे बोलेंगे कि आपके पास एक एपीआई है वेदर ऐप के लिए, मतलब ओपन वेदर मैप करके मशहूर एपीआई है, इसका आप यूज़ करके कोई वेदर डिस्प्ले करो, ऐसा कुछ सिंपल सा पूछेंगे मतलब अगर पूछे भी तो। सिस्टम मैंने आपसे यही चीज़ पूछ सकता है फ्रेशर मतलब फ्रंट एंड की, आपको अगर एक साइड है उसको स्केलेबिलिटी पे ले आना है इशू, अगर एडवांस के लिए पूछें तो आप स्केलेबल कैसे बना सकते हैं। मान लो एन नंबर ऑफ यूजर्स आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है कि लोड बैलेंसर यूज कर सकते हैं, प्रॉक्सी रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर चला सकते हैं, ऐसा कुछ भी, या फिर वीएम से ना वर्टिकल स्केलिंग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हैं। वो चीज़ें होती हैं थोड़ी थोड़ी बेसिक होती हैं, वो मतलब वो चीज़ आप पढ़ सकते हाँ हो, वो आप 2 से 3 में पढ़ोगे आर्टिकल बिल्कुल। में, आपको नॉलेज आ जाएगी। उतना कोई हार्ड नहीं है। आपको ट्यूटोरियल नहीं बोलेगा कि अच्छा लोड बैलेंसर का कोड लिख के दिखा, ऐसा कुछ नहीं बोलते वो। बेसिक आपको पता होना चाहिए और वो चीज़ें होती हैं और वो चीज़ें सीख जाता है आदमी धीरे धीरे। बिल्कुल। और सिस्टम में अराउंड आपको जैसे एपीआई पे कॉल पूछा है, तो हाँ उसके अराउंड थोड़ा बहुत डिस्कशन होता है कि मान लो कि आर्किटेक्चर के रिलेटेड डिस्कशन होता है कि मान लो कि आपको मान लो ये डाटाबेस का ऐसा स्कीमा आ रहा है, ऐसा कुछ हमको एपीआई से रिटर्न है, तो आप कैसे किस में सोचोगे कि हम पे डाटा इस तरह का आ रहा है, आप कौन सा डाटाबेस यूज़ करना पसंद करेंगे कि सीक्वल करेंगे या नो सीक्वल करेंगे, और सीक्वल नो सीक्वल में आप कौन सा डीबी यूज़ करेंगे, उसके अराउंड डिस्कशन हो सकता है। लेकिन ये बहुत एडवांस लेवल होता है ना, समझो कि HD2 लेवल पे होते हैं, SD2 SD3। हाँ तो हाँ बेसिक या नहीं हम इतना कि आप कंसिडर करें, आपने बेस देखो, अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग रखो, बाकी वो चीज़ आप टाइम के साथ सीख सकते डेटाबेस की क्वेश्चन तो फ्रंट एंड में नहीं आएंगे, पर हो। हाँ फुल स्टैक वाले में आ सकती है ये सारी चीज़ें। हाँ फ्रंट एंड के लिए नहीं है, मैं फुल फ्रंट स्टैक एंड के लिए बोल रहा था। हाँ फ्रंट एंड का ज़्यादा फोकस मतलब अगर कोई टेक होम असाइनमेंट दिया जाए या फिर वहीं पे मतलब ऑन स्क्रीन अगर पूछा जाए तो ये पूछते कि भाई एक हाथ छोटा कंपोनेंट है ये, इसको डिज़ाइन करने का अप्रोच बताओ तुम्हारा कैसा रहेगा। या फिर कोई डिज़ाइन देते हैं पेज की कि इसको रेप्लिकेट करके बताओ और ये पूरी वेबसाइट फंक्शनिंग होनी चाहिए, मतलब मूवी की सर्च करने वाली वेबसाइट, मूवी डेटाबेस, ऐसा कुछ भी। हाँ मतलब आपको ना क्लियर होना चाहिए कि आप कौन से रोल के लिए अप्लाई करें। देखो मैं बताता हूँ ना, उसका सिलेबस होता है, डिफाइंड होता है कि पैटर्न इसके अराउंड क्वेश्चन आएंगे, तो आप वो चीज़ पहले चेक करके हाँ करो कि जैसे बिल्कुल। फ्रंट एंड के लिए कर रहे हो तो आपको फ्रंट एंड में पता है कि आपको डिजाइन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हाँ फुल स्टैक में आओगे तो आपको थोड़ा बहुत एपीआई डेटाबेस उसके भी अराउंड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पता अगर आप एसडी के लिए जाओगे तो आपको डीएसए अराउंड ही पे ग्रेड किया जाएगा। तब अपने नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होगी आपको क्या करना है। आपको एआईएमएल में आना तो आपको पता है कि आपके पास कोई रिसर्च पेपर है, कोई ऐसा रिसर्च वर्क होना चाहिए जिसमें आपने एआईएमएल में कुछ किया हो, तो आपने रोज बिल्कुल। टारगेट कर सकते हो अपनी चॉइसेस क्या आपको लेना है। हाँ और ये चीज़ थोड़ी ज़रूरी भी है क्योंकि नहीं तो लोग ओवर प्रिपेयर कर लेते हैं। ये बिल्कुल काफ़ी बिल्कुल। लोगों का मैंने सुना है कि ऐसी चीज़ें प्रिपेयर कर लेती जो जिसका रोल से कोई लेना देना नहीं ना इंटरव्यू से। तो मतलब दूसरे लोगों की रियल एक्सपीरियंस से पढ़ सकते हैं कि भाई इंटरव्यू में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और सिर्फ उसके हिसाब से प्रिपेयर करो। और मेरे हिसाब से तो दो तरह का स्टडी प्लान बना सकते हैं। पहला तो तुम जो एक्चुअल जॉब करेंगे मतलब सीखने के लिए, और दूसरा इंटरव्यू के लिए। तो वो रोल के इस पे डिपेंड करता है कि भाई कौन से रोल के लिए। तो फ्रंट एंड के अंदर
यही चीज़ है लिमिटेड, बेसिक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। और फ्रेमवर्क का जो है तो उसमें इतना फोकस नहीं है, सीनियर लेवल पर भी फ्रेमवर्क स्पेसिफिक कुछ पूछते नहीं है, क्योंकि जितनी फ्रेमवर्क है वो बने तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही है, और वो सवाल फिर जावास्क्रिप्ट पर पूछते हैं। अगर ये एडवांस जावास्क्रिप्ट समझ रहा है तो उसके लिए अगर फ्रेमवर्क नहीं भी आता है तो सिखाना उसको आसान है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हाँ, तो वो हायर कर लेंगे अगर तुमको फ्रेमवर्क के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है तो। हाँ बिल्कुल, वो ना जैसे और वो है अपने प्रोडक्ट के अराउंड आपसे क्वेश्चन पूछे, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट के फ्रंट एंड डेवलपर का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपको पूछेंगे कि हमको सर्च फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना है, तो बताओ कैसे इंप्लीमेंट होगी। फिर हाँ बोलेंगे बिल्कुल। आपको पता कि फिल्टर के अराउंड फिल्टर मेथड यूज करना पड़ेगा। फिर आपको पता बोलेंगे कि जैसे मान लो जब भी हम सर्च करते हैं नीचे सजेशन आता है, तो वो हमको एपीआई से आ रहा है, तो आप एपीआई की ये रेट लिमिट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, मतलब कि आपको डिबाउंसिंग और एक और कॉन्सेप्ट मैं भूल रहा हूँ नाम, वो चीज़ें हाँ पता होनी चाहिए कैसे वर्क करती है। डिबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग कॉन्सेप्ट होता है, ये जावास्क्रिप्ट में थोड़े इंटरमीडिएट एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि हमको अगर एपीआई में कुछ काम ना है कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरवल के टाइम बाद रिक्वेस्ट जाए, तो ये चीज़ यूज़ करनी है। एक की कॉन्सेंट टाइप के बाद कि आपने टाइप जहाँ पर रोक दिया है, तो वो ये कॉन्सेप्ट आपको यूज होगा। तो ये सारे ना इम्प्लीमेंट जावास्क्रिप्ट से होता है अंदर के, तो ये चीज़ जब आपको पता होगा तो आप एक बोल सकते हो कि हाँ हम एक इंटरमीडिएट एडवांस जावास्क्रिप्ट डेवलपर हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये बात से मेरे कुछ याद आया कि हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो फ्रंट एंड इंटरव्यूज में काम आ सकता है, वो ये कि एक चीज़ ये पूछते हो कि भाई कोई जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट मेथड है, फॉर एग्जांपल फिल्टर, अरे के लिए फिल्टर, इसको तुम मतलब खुद डिज़ाइन करके बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, इसको क्या एक वर्ड है यार, अच्छा इसको कहते हैं पॉलीफिलिंग। हाँ, पॉलीफिलिंग। हाँ, तो ये काफ़ी पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की काफ़ी इनबिल्ट मेथड है जिसपे सारे डेवलपर्स डिपेंड करते हैं। हाँ, तो हमारा भी ये आइडिया है ना कि एक जो चीज़ होंगी ना जो हम लाइब्रेरी डेवलप करेंगे उसमें पॉलीफिल सिर्फ लिखेंगे हम, तो इनकी प्रैक्टिस उस हिसाब से हो जाएगी कि ये लोग पॉलीफिल लिखना सीख जाएंगे। अच्छा, हाँ यार, फिर ये तो सही, मतलब सही तरीका है तुम्हारा। हाँ तो ये एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक तो पॉलीफिल का, और API के अराउंड कंज्यूम करना कैसे, और डिज़ाइन के हिसाब से फिर एक पॉपुलर चॉइस ये है कि पेजिनेशन, मतलब पेजिनेशन या फिर इन्फिनिट स्क्रॉल। मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई तुम काफ़ी सारा डेटा फेच कर रहे हैं सर्वर से, तो तुम डिस्प्ले कैसे करेंगे, और ऑन टाइम तुमको एक 10 दिखाना है सिर्फ, और अगर 10 खत्म है तो ही अगले वाले फेच कैसे करना, एक साथ अगर 1 बिलियन है तो सारे फेच नहीं करना, ये सारी चीज़ें। यही सब है। और एक जनरल एडवाइस ये भी दूंगा कि बहुत सारे सोर्सेज देख के ओवरवेलम नहीं होना, इसलिए अपनी पसंद का बस एक सोर्स चुनो और उससे स्टिक करो बस। बिल्कुल ठीक और है। अगर कुछ उसमें, हाँ, उसमें अगर कुछ समझ ना आए तब फिर दूसरे सोर्स एक्सप्लोर करना, मतलब आर्टिकल, वीडियो, जो भी। वही है कि देखो आप ना अपने, मैं बताऊँ कि वही चीज़ होती है, दो चीज़ मैं हमेशा क्रिटिक बोलता कि देखो आपके पास हम एन नंबर रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, फिर आप ये कंपेयर मत करिए किसी से कि उसको रिसोर्स समझ आ बेटर तो मेरे को भी इसी से नहीं। नहीं, आप तुम्हारे लिए जो काम करता है हाँ, वो पर्सनली देखो तुम। वही वो पर्सनली कि आपको पता कि आपके प्रॉब्लम्स क्या है, आपके सॉल्यूशन क्या है, तो वो आपसे बेटर कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो आपको उसके अराउंड देखना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या बेटर वर्क करता है। आप अपने दिमाग से, आप बिल्कुल दूसरे के दिमाग से सोचे मत। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपने ना इनिशियल डेज की मेहनत किसी के फाइनल डेज की मेहनत से कंपेरिजन ना करें, आप अपनी हाँ सेल्फ कंपेरिजन करें। आप बिल्कुल कि आपने कुछ प्लान्स कर रखा है सेट कि आप 1-2 हफ्ते में क्या मतलब कुछ प्लान्स कर रखे, तो 1-2 हफ्ते पहले की प्रोग्रेस अपनी अभी की प्रोग्रेस से करो, क्या ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, और वर्क कर रहे हैं तो ठीक है, आप सही प्लान ट्रैक में। अगर वर्क नहीं कर रही तो आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है, क्या सॉल्यूशन दे सकता हूँ, खुद ही आप अपना सही प्लान बिल्कुल डेवलप करके खुद ही उसको वर्कआउट कर सकते बराबर। और कुछ बोल रहा था, हाँ, जावास्क्रिप्ट के लिए एक अच्छा सोर्स है जहाँ से मैं कुछ सीखता हूँ, नवी कोई भी ऐसी टॉपिक है जो मेरी समझ में नहीं आया, या फिर जो अब तक मैंने नहीं सीखा, तो वो है जावास्क्रिप्ट इन्फो। हैं। हाँ वो बहुत बेस्ट साइट है। है ना, तो ये यहाँ पर टॉपिक सिखाने के साथ साथ वो नीचे प्रॉब्लम भी देते हैं, जो वही के वही टेस्ट करके देख भी सकते हैं अपन कि समझ में आया कि नहीं। और जब अगर मतलब कोई चीज़ मैं एक बार देख चुका और समझ चुका, लेकिन रेफ़र करना है
तो रेफरेंस के लिए मैं फिर एमडी डॉक्स प्रेफर करता हूँ। बिल्कुल वहाँ पे काफ़ी डिटेल रहता है और उनका सब कुछ अप टू डेट भी रहता है। बिल्कुल मतलब मैं भी अपने मैम से बताऊँ देखो जावास्क्रिप्ट के लिए अगर तुमको डॉक्स फॉर्म में है तो जावास्क्रिप्ट डॉट इन्फो से पढ़ो, प्लस अगर तुमको इन डेप्थ में जाना हो तो एमडीएन से पढ़ो, और तुमको वीडियो ट्यूटोरियल देख रहे हैं ना तो फ्रंट एंड मास्टर इज द गो टू रिसोर्स फॉर आवर मतलब कम्युनिटी हाँ कि फ्रंट एंड हाँ मास्टर यार, से ना बहुत चीज़ें फ्रंट तुमको सीखने को मिली हाँ उनका काफ़ी नाम सुना है, मतलब उनकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है। आपको चाहिए ना तो मेरे को यहाँ पर अनाउंसमेंट मैंने दे रखा चाहिए 6 महीने का एक्सेस है, अगर आपको कुछ सीखना है वहाँ से सीख सकते हैं आप। ठीक है, बिल्कुल। हाँ ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन है, वरना सेशन तो काफ़ी इंटरेक्टिव और मज़ेदार हो गया तो बाद में फिर और कुछ ये तो प्लान्स और कराएंगे जगह भाई के साथ आगे कुछ वो मैं सेशन दे रहा हूँ, वो आता हूँ तू मैनेज कर ले। ठीक है, और किसी कोई क्वेश्चन है तो मेरे ख्याल से किसी को क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है सेशन आप कंटिन्यू करना, फिर कुछ एक दो चीज़ आप बता हाँ दें। हाँ, एंड मैं एक ओवरऑल इसी चीज़ से करूँगा कि भाई पूरा मेरा यही कहना है कि तुम जो कर रहे हो उसका परफेक्ट प्लान बनाओ, मतलब तुम क्या कर रहे हो पता होना चाहिए। इंटरव्यू के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पर्सनली सीखने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो जो कुछ भी कर रहे हो उसका प्रॉपर व्यू होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ और ये सीख कर मुझे ये अचीव करना है, ये इसका मतलब एक रियलिस्टिक व्यू होना चाहिए। और एक अच्छा सा स्टडी प्लान बनाओ जो तुम कंसिस्टेंटली फॉलो करो। कंसिस्टेंसी इज़ द की भाई, मतलब इसमें पावर है काफ़ी। थोड़ी थोड़ी चीज़ तुम रोज़ सीखेंगे तो वो मतलब ऐसे तो मालूम नहीं पड़ेगी कि हम कुछ बड़ा सीखे, लेकिन जब तुम कुछ महीने पीछे देखेंगे कि तब मैं क्या था और अब क्या हूँ, तो ये तब मालूम पड़ेगा कि तुमने क्या कुछ सीख लिए और कितनी आगे आए। बिल्कुल और फ्रंट एंड में अगर मतलब इम्प्रूव करना है, स्ट्रॉन्ग स्विट बनाना है, तो उसके लिए तो एक ही रास्ता है और वो है प्रोजेक्ट्स बनाना। बस तुम सारी स्किल्स अपनी फर्स्ट हैंड अप्लाई कर सकते हो और फिर तुम ऐसे सिनेरियो में रन करेंगे जो तुम हो सकता वीडियो ट्यूटोरियल में नहीं बताया हो, तो इस वजह से फिर यहाँ पर तुम्हारी एक्चुअल ग्रोथ होगी। बिल्कुल तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ ये भी सीखेंगे कि जब प्रॉब्लम आया कोई तो उससे अप्रोच कैसे करना, और मतलब ये खुद एक अपने आप में स्किल है कि भाई स्टक हुए तो कैसे अपना रास्ता ढूंढना। जॉब पर तुम कुछ ना कुछ हमेशा मिलते रहेगा जहाँ पे तुम स्टक होंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बिल्कुल सही बात। और हाँ, एक लास्ट चीज़ ये भी कि अपने प्रोजेक्ट जो बनाते तो काफ़ी लोग ऐसे हैं कि भाई काफ़ी टाइम स्पेंड किया प्रोजेक्ट पर लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा, इसलिए फिर अब चलो इसको रख दो, अब बंद करो। तो इसलिए अपना प्रोजेक्ट जो है तो उसमें पूरे दिल से बनाना, ताकि जब तुम ख़त्म करो तो ऐसा लगे कि भाई हाँ काफ़ी कुछ अच्छा बनाया मैंने, और उसके लिए तुम सेटिस्फाइड रहो, ऐसा कुछ बनाना चाहिए। तो फिर उससे ऐसा लगता है कि मतलब आगे के लिए भी मोटिवेशन मिलता कि हाँ यार अपन बना सकते कुछ अच्छा। और अपने स्किल्स का भी शोकेस एकदम फर्स्ट हैंड शोकेस है वो, तो प्रोफाइल में भी डाल सकते हैं। तो ये तो सबसे ना पूरे दिन से ये बनाना सबसे चाहिए मेन और मतलब। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास कुछ स्किल्स हैं, आप उसमें बेटर वर्क लगता है कि आप कर रहे हैं, तो आप शोकेस करिए उसको। कि आप शोकेस करें तो आपसे बिल्कुल कई लोग कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। देखो भैया आपको ये चीज़ आती है, क्या आप हमारे साथ इस चीज़ में काम कर रहे हैं, आपको रिक्रूटर रीच आउट होती है कि देखो ये सिमिलर आइडिया हम भी इस पे काम करें, क्या आप हमसे कनेक्ट करना चाहेंगे, कि आपके स्किल्स में बिल्कुल हमको ये चीज़ अच्छी लगी, तो आपके स्किल्स पे हमको लग रहा है कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आपके इंटरव्यू देना चाहेंगे। तो अपने स्किल्स को ना जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हो, सेल्फ प्रमोट भी, तुमको पता है तुम्हारी स्किल्स को ना तुमसे ज़्यादा सेल्फ प्रमोट कोई नहीं कर सकता, तो सेल्फ प्रमोट भी करना चाहिए अपने स्किल्स को। हाँ। और एक पर्सनल वेबसाइट बनाना जहाँ पर तुम सारे प्रोजेक्ट और ये सब डिस्प्ले करेंगे, तो वो मतलब वहाँ से एक्सेस करना अच्छा रहता। कोई नया इंसान आए तो वो सारी लिंक्स तो फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर तुम उसे भेजना चाहते हैं, मतलब यहाँ का प्रोफाइल दिखाना चाहते हैं, लीड कोड का प्रोफाइल, सब कुछ वहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं। आपके हाथ में है कि आप पहला इंप्रेशन अपना कैसे डालना चाहते हैं। योर फर्स्ट इंप्रेशन कि आपकी बंदे पे कोई प्रोफाइल क्लिक करे तो आपको उसको क्या दिखे, पहले मेन टैग्स का मेन हेडिंग का दिखे कि वो क्योंकि तो टाइम लिटरली सब किसी पे ज़्यादा नहीं होता, वो देखे अच्छा जैसे पोर्टफोलियो लिंक डाला तो वो लिंक डाला तो चलो खोल के देखता है, पोर्टफोलियो खोला उसने देखा अच्छे यूआई यूएक्स डिजाइन उसको पसंद आया, उसे बोला कि अच्छा प्रोजेक्ट भी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट अच्छे हैं, तो और नीचे आपने कॉन्टैक्ट मी का पेज डाल रखा है,
तो आपको तुरंत कांटेक्ट करेगा, उसको उसको रिक्वायरमेंट होगी कि आप कैसे एक डेवलपर बनेंगे या कुछ ऐसे। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हाँ ना बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट होती है कि आपको ना थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट में सोचना पड़ता है किसी का आपको वर्क कराना है। और और पर्सनल जो वेबसाइट है तो इसको आप टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हैं, मतलब ऐसा लगे कि हाँ भाई अब 6 महीने पहले बनाया था, अभी मैं काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ, तो आप अपडेट करते रह सकते हैं। क्योंकि जो पर्सनल वेबसाइट है तो ज़्यादातर यही देखेंगे जो भी रिक्रूटर है या फिर जो भी लोग हैं, तो सबसे पहले आप यही मतलब इसी पेज पर लैंड होंगे, तो ये आप चाहेंगे सबसे बेस्ट दिखे और तुम्हारी स्किल्स का सबसे बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर दिखे। ठीक है। और ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे पॉइंट कवर हो गए। थैंक्स जगरिया भाई फॉर कवरिंग दिस ऑसम सेशन। हाँ थैंक्स, अच्छा सेशन था यार। मजा आया ना, ऐसे ही दुआ करनी चाहिए। हाँ ठीक है वो तो मतलब थोड़ा नर्वसनेस रहता है मेरे बोलने में, पर अभी अच्छा लगा, मतलब कॉन्फिडेंस आया। हाँ, वो स्टार्टिंग सबको रहता है, बोलते हैं आपको एक दो सेशन आपको भी हो जाएंगे आदत, तो आप कंफर्टेबल फील हो जाएंगे, फिर आप और हाँ चीज़ें जो आपको लगता है कि आप और चीज़ बनाना फिर वो आप बताएंगे अगले सेशन में कुछ ऐसा करेंगे। हाँ, सब मेंबर्स भी काफ़ी इनकरेजिंग थे, तो अच्छा लगा बात करके। बिल्कुल। थैंक्स टू द स्क्वाड। ठीक है फिर। ठीक है, थैंक्स चल फॉर टेक केयर। ठीक है, हाँ बाय। बाय।